Assalamu Assalamualaikum. Good morning and welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है. हमारे लैपटॉप्स कहाँ हैं? हमारे लैपटॉप्स आ रहे हैं. आ रहे? हाँ. ठीक है. कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें लेट जो हो ना वो अच्छाई के लिए होती है. अच्छाई के लिए होती है? हाँ. चले ठीक तो है. ये अच्छी बात भी है हमारी आज. आप कहती हैं तो भी ठीक ही कहती होंगी. हाँ हाँ. देखिए दूर क्या है, देर से आए मगर देर आए दुरुस्त आए. बिल्कुल. तो जनाब आज शो में बात करेंगे सबसे पहले ट्राई नेशन सीरीज की, फिर होगी नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताह की कलरफुल इवेंट की बात, जिसके बाद शो में शामिल करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट और बताएंगे आपको कि करप्शन पाकिस्तान में कितनी कम या ज़्यादा हुई. फिर मिलेंगे कम का भी ऑप्शन है इसमें. ओवरसीज पाकिस्तानियों से, जिसके बाद सियासत की दुनिया का हाल शामिल होगा और आखिर में कमिश्नर कराची से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे. तो जुड़े रहिए राइज एंड शाइन के साथ. क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कम का ज़हमत की आपने. कम कह के कम. देखिए तकल्लुफन भी कुछ रखना ज़्यादा कह सकते हैं. हाँ ज़्यादा कितनी करप्शन हुई वैसे, विच इज कितनी कम ज़्यादा ये समझने वालों से कितनी कम से कम और कितनी ज्यादा से ज्यादा. तो अच्छा आज अच्छी बात जी ये है, विजडम इज द रिवॉर्ड यू गेट फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ लिसनिंग व्हेन यू वुड हैव प्रेफर्ड टू टॉक. तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही आप बोलते रहें. कभी कभार सुनने से आपको दूसरे लोगों की विजडम से सीखने को ज़्यादा मिलता है. और वो तो बहुत ज़्यादा मिलता है मौका. बुक्स पढ़ने का इतना वक्त नहीं है, लेकिन आप जो जिनके पास विजडम है, जिन लोगों के पास, उनके साथ बैठ जाएं तो आधा घंटा वो बहुत होता है. एक दो तीन किताबें आप पढ़ लें, उसका जस्ट मिल जाता है. बिल्कुल. कहते हैं ना, सिट विद चैंपियंस द कन्वर्सेशन इज डिफरेंट. ऐसे ही है. तो अच्छी बात हमारी हो गई. सबसे पहले टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं हम. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी से IMF वफ्द की मुलाकात हुई है. 6 रुकनी वफ्द से सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे मुलाकात हुई. सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ये जो कोशिशें की जा रही हैं उसका जायजा पेश किया. मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आमतौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त रब्ता नहीं होता है. वजारत ख़जाना की दरख्वास्त पर मुलाकात हुई है और पाकिस्तान में अदलिया एक आज़ाद इदारा है. बतौर सरबराह उसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ ज़िम्मेदारी हमारी. IMF वफ्द को बताया गया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट करती है. दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याया आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ के ख़त मिलने की भी तस्दीक सामने आई है और उन्होंने कहा कि लेटर में उठाए गए मदरजात संजीदा नौइयत के हैं. ख़त आइनी बेंच की कमेटी को भिजवा दिया गया है और जजेस में इख्तलाफात के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने जजेस से कहा है कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें. ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा. तो ये चीफ जस्टिस की मुलाकात IMF वफ्द के साथ. इस मुलाकात में बड़े अहम मामलात पर बातचीत हुई है और बारी PTI का ख़त जो उन्होंने कंसर्न्स दिखाए थे चीफ जस्टिस को तो उन्होंने लिखा ही, फिर उन्होंने आर्मी चीफ को भी ख़त लिया. तो अब चीफ जस्टिस ने अपने जो ख़त उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा उसकी तस्दीक की और ये भी कहा है कि आइनी बेंच में इस मामले को उसकी कमेटी देखेगी कि ये जो सीरियस नौइयत की बातें की गई हैं इस ख़त में, तो इसके बारे में आगे प्रोसीड कैसे किया जाएगा. तो ये अहम बात है और दीगर चीज़ें भी उन्होंने फिर IMF वफ्द से मुलाकात में की. एक अपनी नौइयत की मुनफरिद एक मुलाकात है ये. बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आई एम श्योर. चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात ये कुछ बड़ी अनयूजुअल है. इट डजंट मेक हाँ, सेंस, but then a lot of things don't make sense. बिल्कुल. तो खैर ये मुलाकात हुई. अच्छा ये हमारी पहली टॉप स्टोरी. दूसरी टॉप स्टोरी इससे मुतालिक इसी से जुड़ी थोड़ी सी स्टोरी है कि हुकूमत का मौक़िफ़ इस पे ये है कि राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि 2 जजेस का कॉन्डक्ट ऐसा है कुछ मामलात पे कि उनके खिलाफ रेफरेंस लाया जा सकता है. यानी वो जो 2 जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में कह रहे हैं, यकीनन क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त भी लिखा और फिर वो जुडिशल कमीशन से भी उन्होंने बायकॉट किया और फिर 26वीं आईनी तरमीम के मामले को भी जिस तरह देखते हैं, तो राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया है कि दोनों का कॉन्डक्ट कुछ चीज़ों में ऐसा है कि जिसमें उनके खिलाफ रेफरेंस बन सकता है. तो क्या आने वाले वक्त में ये बात राना सनाउल्लाह ने जो की है, तो क्या हुकूमत ये सोच रही है कैबिनेट में क्या ये मामला और सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी? बड़ा पिन पॉइंट करने वाला पॉइंट ऐसे ही है. तो बड़ा अहम उन्होंने ये बयान दिया है ऐसे मौके पर. ये हमारी पहली टॉप स्टोरी हुई, इससे जुड़ी ये राना सना का बयान था. दूसरी टॉप स्टोरी है कि पाक बहरिया के ज़ेर तमाम कराची में नवी कसीरुल कौमी मश्क आम 2025 शिमाली बहर अरब में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के शानदार इनकाद के साथ इख्तिताम पसीर हो गई
اور آرمی چیف نے 2025 کی کامیاب میزبانی پر پاک بحریہ کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ فورم نے عالمی جغرافیائی طاقتوں کو محفوظ سمندر اور خوشحال مستقبل کے مشترکہ مقصد کے تحت جمع کیا. دنیا بھر سے بحری افواج کی مشق میں بھرپور شراکت اس کی عملی عکاس ہے. آرمی چیف نے کہا کہ ڈائیلاگ نے دنیا بھر سے آنے والی بحری قیادت کو بحری مسائل پر بات چیت کا موقع فراہم کیا. جی یہ تو بہت ایک اچھی اور خوشائن بات ہے. لیکن بحری چیزوں سے اگر ہم بات کریں تو لیبیا میں ابھی پھر وہی ہوا ہے جو ہم رپورٹ کرتے ہیں. بالکل کشتی حادثہ جو ہوا ہے، لیکن دیکھیں ہماری جو بحری افواج ہمیشہ یا پاکستانی افواج جب بھی کسی بھی امن مشن میں انہوں نے حصہ ڈالا ہے اپنا دنیا بھر میں کہیں بھی، تو وہ نمایاں ہی رہے ہیں. آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پاکستان کی ہمیشہ رہی ہے. بالکل تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. دنیا اس کو اٹ میکس اس ویری پراؤڈ. یس یس یو آر رائٹ. اچھا دوسری ٹاپ سٹوری ہے ہماری. تیسری ٹاپ سٹوری ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے اور صدارتی بحل آمد پر صدر مملکت کا پرتپاک استقبال کیا گیا. دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوگی. مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان پرتگال کے ساتھ اچھے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور صدر مملکت نے پرتگالی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. اور دوسری طرف ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں. جی یہ بڑی خوشائن بات ہے. کیا بات ہے. پاک ترک جیسے پاک چین دوستی کی ہم مثالیں دیتے ہیں، اس طرح پاک ترک دوستی بھی. آپ کو یاد ہے اس دور میں جب بھٹو صاحب کے دور میں وہ جو دور ہے اس میں کیا ایک سما ہوتا ہے تھا. پاکستان جب آمد ہوتی تھی ترک سربراہ مملکت کی تو سب بچے ویلکم کر رہے ہیں. فیسٹیوٹی کا سما ہوتا تھا. تو ہمیشہ سے اس دور سے ہماری. اور آپ کو پتہ ہے نا آج بھی آپ جب ٹرکی جاتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی ہیں، ان کے دلوں میں وہی محبت ہے. یا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جو لوگ گئے ہیں ٹرکی انہیں پتہ ہے کہ پاکستان اور ترک عوام کس طرح جڑے ہوئے ہیں. جس طرح پاک چین دوستی ہے بس اسی طرح پاک تو 2 روزہ دورے پر آ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے. تو یہ بڑی اچھی خبریں ہم نے آپ کو دی. اور آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ بالکل جی ہمارے پاس خبر ہے جی پی ایم شہباز شریف نے فیڈرل کیبنٹ میٹنگ آج طلب کر لی. فیڈرل کیبنٹ میٹنگ آج صبح 11:15 بجے ہوگی. اجلاس میں ملک کے موجودہ سیاسی اور معاشی امور کا جائزہ لیا جائے گا. تو یہی بات ہے کہ ڈائیلاگ ہوگا جب تک ریفلیکشن نہیں ہوگا جو ہو رہا ہے اس پہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اگر تھوڑی کرکٹ کی بات کر چلیں تو جی ٹرائنگولر سیریز کا آج اہم ٹاکرا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ میچ میں ہوگا. مہمان ٹیم کے خلاف پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان. نیشنل ٹیم میں 2 چینجز یعنی حارث رؤوف کی جگہ فاسٹ بالر محمد حسنین شامل اور کامران غلام کی جگہ سعود شکیل ٹیم کا حصہ ہوں گے. تو اسٹیڈیم کی بھی اوپننگ ہوئی ہے جی اور بڑی اچھی اور رنگا رنگ تقریب ہوئی ہے. علی ظفر نے وہاں پرفارمنس بھی دی ہے جیسے کہ آپ سکرینز پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھی یہ انوگرل سیرمنی تھی. اور جس طریقے سے قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ ہوا ہے اور کمپلیشن اس کی ہو گئی ہے تو بڑا ایک قابل تحسین ہے وہ ورکرز جنہوں نے اس میں کردار. اور یہ بہت اچھی بات ہمیں محسن نقوی صاحب نے بھی یہ اعلان کیا اس کا کہ جتنے بھی ورکرز وہاں کام کر رہے تھے ان کو بھی میچ دیکھنے کا موقع دیا جائے گا اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہے which is so nice because سب سے زیادہ محنت ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں اور انہی کو اگر اس کا گفٹ دیا جائے تو اس سے بڑی بات کیا. بالکل ایسے. اچھا پاکستان جو بھی کرتا ہے ایک الگ دیکھیں پی ایس ایل کا جب آغاز ہوا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اتنی بڑی بڑی لیگز ہو رہی ہیں دنیا میں, آئی پی ایل ہو رہی ہے تو یہ اس کے بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کہاں اس کو لائم لائٹ ملے گی. لیکن دیکھیں پی ایس ایل ایک بڑا برانڈ بن گیا اور وہ کوششیں رنگ لے کے آئیں اور انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں. تو اسی طرح جو قدم اٹھایا جا رہا ہے اس وقت کرکٹ کی بحالی کے لیے وہ قابل ستائش ہے. اور اب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی بھی کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. میچ ہے کچھ ہی لمحوں یعنی 17 تاریخ سے پہلا میچ ہے میرے خیال سے آئی سی سی چیمپئنز 19 فروری سے میچ ہے. تو آج لیکن ٹرائنگولر سیریز کا میچ ہے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا اور اس کی دونوں ٹیموں نے تیاری کیسی کی ہے اور یہ جو تبدیلی آپ نے بتائی ہے کہ حارث رؤوف کو ریسٹ دیا گیا. اچھا حارث رؤوف سے متعلق یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ کوئی انجری کا شکار ہوئے ہیں. انجری انہیں کیسی ہے یا انہیں ریسٹ دیا جا رہا ہے یہ تو ابھی ہمارے ساتھ سینئر سپورٹ جرنلسٹ ہوں گے یا حسینی صاحب تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی حارث کی خبر کیا ہے آپ کے پاس.
اور دوسری طرف سعود شکیل کو موقع مل رہا ہے. تو یہی کمبینیشن آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جب آئی سی سی کے ایونٹ پہ اترے ہیں تو ہمارے پاس ایک بیسٹ کمبینیشن ہو, اس میں بیٹسمنز بھی ہوں اور اس میں مڈل آرڈر بیٹسمن جو آپ کو چاہیے, اس میں بالرز کا کمبینیشن چاہیے. تو بہت ضروری ہے, اسی لیے یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ سعود شکیل آئیں گے. تو سعود شکیل میرے خیال سے اب ون ڈاؤن کامران غلام کی جگہ انہیں کھلایا جا رہا ہے, تو ون ڈاؤن انہیں آزمایا جائے گا. بالکل. کیسے لگتا ہے آپ کو, کیا اب ذرا بہتر لگ رہی ہے؟ دیکھیں کچھ دونوں ہی, یعنی سعود شکیل بھی بہت ٹیلنٹڈ ہے اور وہ بھی فرسٹ کلاس میں پرفارم کر چکے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک اچھے بیٹس, اور کامران غلام نے بھی پرفارم کیا ہے. اب پچھلے میچ میں کامران غلام نے ایک ایسی شاٹ کھیلی کہ جو اس وقت ضرورت نہیں تھی, لیکن تھوڑا فرسٹریٹ ہو گئے تھے وہ, تو شاید اب ان کو سعود شکیل کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ون ڈاؤن جو ہے وہ ایک بڑی اہم پوزیشن ہے کسی بھی ٹیم کے لیے. جو بھی اوپنرز آپ کے آتے ہیں, اوپنرز کے بعد ایک اگر جلدی آؤٹ ہو جائے اوپنر, تو ون ڈاؤن کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. تو وہ بابر اعظم کی جگہ تھی اصل میں. ایکچولی مسئلہ یہ ہوا کہ بابر اعظم کی وہ جگہ تھی, لیکن جب ہمارے اوپنر انفٹ ہو گئے, کون, سائم ایوب جب ہمارے انجرڈ ہوئے, تو پھر ہمارا یہ سارا بیٹنگ آرڈر ذرا اپ سائڈ ڈاؤن تھا. وہ بابر اعظم کو ہم نے آگے کرنا پڑا, اور پھر بابر اعظم کی جگہ یہ سعود شکیل یا پھر کامران غلام کو ہمیں جگہ دینی پڑی. اسی پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے پاس گیسٹ موجود ہیں, توصیف احمد, سابق کرکٹر رہ چکے ہیں. السلام علیکم, ان کو ویلکم کرتے ہیں. توصیف صاحب ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو, شکریہ. سر یہ بتائیے, کیسی ابھی تو نیشنل اسٹیڈیم کی جو افتتاحی تقریب تھی آپ نے دیکھی, اور آپ کو کیسی لگی, کیا کہیں؟ جی ہاں, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, خوشی ہوئی جی, اور ظاہر ہے بینگ اے پلیئر اور پاکستانی, ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان میں, اور خاص طور پہ یہ جو اتنی بڑی ایونٹ ہے, اس کے لیے جو تیاریاں کی گئی ہیں اس میں آلموسٹ ساری کچھ مکمل ہو گئی. جی, بس ایک ہی چیز رہ گئی, یہ پلیئروں کی پرفارمنس. جی, اور پلیئروں کی پرفارمنس اب چاہیے. یہ تو نقوی صاحب کا بڑا کام تھا جی, اس کے اوپر. توصیف بھائی یہ بتائیں, اب پلیئرز کی پرفارمنس آپ نے بات کی, آج ساؤتھ افریقہ سے میچ ہے اور حارث رؤوف کو, اچھا حارث رؤوف کے بارے میں کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہیں, جو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انجرڈ ہیں, اب کس نوعیت کی انجری ہے یا ریسٹ دے رہے ہیں ان کو, پہلے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. نہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا, اور جن کو پتا ہے ظاہر ہے انہوں نے اس کو ریسٹ دے دیا, اور یہ ریسٹ جو ہے, اور کوئی پلیئر اناؤنس بھی نہیں کیا ہے. ایک پلیئر نہیں, حسنین ظاہر تھا نا تیسرا, تو حسنین کو کر دیا. لیکن ایسے موقع پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آئی سی سی کا ایونٹ ہے, آخری ایک آپ کا پریکٹس میچ ہے ایک طریقے سے, تو اس میں حارث رؤوف کو ریسٹ دینا, تو اور چینجز لانا, آپ ایز اے کرکٹر کیا کہیں گے؟ دیکھیے فٹ تو ہے نہیں نا, اس کے لیے تو یہ کہا ہے کہ وہ ابھی فٹ نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ کچھ دن باقی ہیں, تو اس عرصے میں وہ فٹ ہو جائیں گے. مطلب تو یہی ہے ان کا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فٹ ہو جائیں گے یا کیا پوزیشن ہے, لیکن اب آپ چینج بھی نہیں کر سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ تو ٹائم نکل گیا. لیکن آئی تھنک ان کو ساتھ رکھیں گے یہ, اور جو ہے انجری ان کی اگر بڑی نہیں ہے تو پھر آگے چل کے دیکھیں گے. یہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ اس لیے کہ دیکھیے اس سے پہلے وہ اتنی زیادہ کرکٹ نہیں کھیلے فرسٹ کلاس, اور انہوں نے ابھی جو ہمیں جو اطلاعات ہیں کہ وہ انہوں نے کافی 30-40 اوورز کر دی ہے اس میں. ذرا T20 کھیلے نا, وہ تو 4 اوورز کا ہے, اور اس میں تو 2-3 اوور پہلے کرا, 2 اوور پہلے کرا. لیکن وہ ابھی فرسٹ کلاس کھیلے تھے, تو بڑے عرصے بعد شاید کھیلے ہیں وہ, اس سے پہلے نہیں کھیلے, اور کئی لوگ نہیں کھیلے, تو وہ اس میں کافی لوڈ ان پہ پڑ گیا, اس لیے کہ باڈی اتنے اوورز کرنے کی. توصیف بھائی آپ ایک مایاناز اسپنر, جانے مانے اسپنر رہے ہیں, تو ذرا اسپن کی بات کریں کہ ہماری لائن اپ میں اسپنرز کیوں نہیں ہیں, اور وہ ایک جو بولنگ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے ٹیم کی, وہ آپ کو کیسی دکھ رہی ہے؟ دیکھیے سبھی کہہ رہے ہیں, میں ہی نہیں, اور اسپنر کا جہاں تک تعلق کیسا ہے, آپ تمام ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں, تمام ٹیموں میں 2 سے 3 ریگولر اسپنر ہیں. آپ ابھی نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلے ہیں, ان کی بھی آپ دیکھیں 2 اسپنر موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ انڈیا کو اگر دیکھ لیں ان کو 3 اسپنر ہیں, اور آل راؤنڈر ہیں, اور بڑے اچھے اسپنر ہیں, اور
असल में टीम जब ऐसे बनाई जाती है कि जो जिस जगह पे मैचेस हो रहे हैं उस लिहाज से भले से आप एक ही खिलाना हो, लेकिन आप साथ अपने रखते हैं ताकि जब जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आपको बिल्कुल। अगर एक आध दुबई में मैच हो रहा है तो वहाँ आपको जरूरत पड़ सकती है स्पिनर की। तो क्या वजूहत है तौसीफ भाई कि क्यों नहीं रख रहे एक्स्ट्रा स्पिनर्स को? अब ये तो उनसे पूछा जाए जो लोग करता धरता है इसके। और नहीं, लेकिन इसलिए सवाल इसलिए ना तौसीफ भाई कि फास्ट बॉलर्स भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे ना। चले अगर ऐसा होता कि फास्ट बॉलर्स आपके बड़े डेडली होते, और अभी तो शाहीन का भी कोई रिदम इतना कोई आइडियल नहीं नजर आ रहा। हारिस रऊफ का आपने देख ही लिया, हसनैन के पास वो स्विंग नहीं है। तो और ये जो हमारे दूसरे बॉलर हैं, ये मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, इनमें कोई इतनी निप नहीं। तो क्यों, यानी आप एज ए क्रिकेटर क्या देखते हैं, वजह क्या हो सकती है? देखिए, इतनी मुश्किलात हमें अब आ गई हैं। हकीकत है, पिछले मैच को देख के तो अब खौफ आ रहा है कि हमें बॉलिंग में भी बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन हमने सारी चीजें जो की हैं, जो टीम बनाई है, यार आकिब जावेद बना रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने एक और कहानी डाल दी कि जी रिवर्स स्विंग करना लोग भूल गए, और अब रिवर्स स्विंग नहीं कर पाते, अब हमें कोशिश करनी पड़ेगी। रिवर्स स्विंग मीन कि आप चीटिंग करना भूल गए, क्योंकि आप ही ने 2 बॉलें वाइट लगवाई हैं जब आप पकड़े गए थे गेंद को कि हम जी ऐसा करते हैं, हम गेंद के साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और हम स्विंग कर लेते हैं। जब एक बॉल लगती थी, आपके कहने पे ही उन्होंने कहा कि अच्छा आप अगर ऐसा करते हैं तो लीजिए 2 बॉल लगा देते हैं, 25 ओवर में आप जो करना इतनी चाहें। पुरानी होगी नहीं। और वैसे भी कंडीशंस भी ऐसी नहीं है ना तौसीफ भाई, यहाँ कंडीशंस को इतनी ड्राई कंडीशंस थोड़ी है कि यहाँ पे आप रिवर्स स्विंग कर लेंगे बगैर इसके। नहीं, देखिए इस यहाँ पे हो सकती है, ऐसा नहीं है। नहीं, मिस नहीं है, ड्यू नहीं है तौसीफ भाई, ड्यू आ जाएगी लेटर। नहीं, ड्यू फैक्टर ओके, वो तो अपनी जगह है ना, लेकिन आधा दिन तो आपका जिनमें मैच हो रहा है ना, उस वक्त तो आप कर सकते हैं उसको। लेकिन ये आर्ट ऐसा है कि इसको आप अगर कुछ कर भी लेते हैं ना, तो इसको यूज करना बड़ा मुश्किल काम है। ये हम लोग इसमें मास्टर थे, अब नहीं। बॉल कंट्रोल जरूरी है इसके लिए ना। हमने खुद ही कह के जब छोड़ते गए, टीवी पे बैठ के बताते गए हम, और खास तौर पर ये अभी जो आपके चीफ सेलेक्टर ही कहूंगा, उन्हीं को सारा कर रहे, यही टीवी पे बता रहे थे हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो शोर मच गया, वो खत्म हो गया। अब कह रहे हैं हमें रिवर्स स्विंग, अब ऐसे रिवर्स स्विंग नहीं होती। नहीं। एक तो नेचुरल रिवर्स स्विंग होती है, वो है जैसे कि हमारे शाहीन के पास है, उसका गेंद बड़ा अच्छा अंदर आता था। खैर उसकी जो नी में प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद उसका थोड़ा कम हो गया, लेकिन नेचुरल नया स्विंग, नया बॉल स्विंग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। नए बॉल को तो आप एयर में फेंकेगा, कोई भी फेंक देगा, XYZ भी फेंक देगा, वो हवा में जो है वो चल के इधर उधर जाएगा। लेकिन आर्ट वो है कि जब थोड़ा सा पुराना हो जाए या एक साइड थोड़ी शाइन कम हो जाए, तो फिर आपका गेंद चलता है, यानी जिसे हम कहते हैं बना के चला चलता है। बिल्कुल, बॉल को किस तरह बनाते हैं वो बैटिंग का भी पूछ लें तौसीफ भाई से। आपसे नहीं हो रहा, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, अल्लाह करे सब कुछ हो जाए, आके जब तक रहें सिखा दें तो अच्छी बात। तौसीफ भाई बैटिंग लाइनअप के बारे में भी बताइए, क्या लग रहा है, क्या आउटशाइन कौन करेगा? और बाबर के ऊपर जाने से ज़्यादा एग्जैक्टली बाबर की जगह पे 1 डाउन कहते हैं जी 1 डाउन रिप्लेसमेंट बाबर की हो गई है जी। देखिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये ठीक है, मगर सर ये टाइम ही नहीं है एक्सपेरिमेंट का, क्यों हम एक्सपेरिमेंट करें? देखिए नहीं, हमारे यहाँ तो यही होता है ना। अभी देखिए आप, सारी दुनिया कह रही है, हम कह रहे हैं, देखिए हमारा की प्लेयर है वो नीचे जाके रन कर देता है 50 ओवर ही, ऐसा नहीं, आप उसको कुर्बान कर रहे हैं ऊपर। और आज के दौर में सब होमवर्क करके बैठे हुए हैं, आपको चाहिए कि आप एक प्रॉपर ओपनर डालते। पता नहीं आपने क्या इससे भी करा लेंगे, हमारे एक तो ये बड़ी मुश्किल आता है ना, हम इससे ये भी करा लेंगे, हम उससे वो भी करा लेंगे, हम उससे वो भाई पार्ट टाइम जो है वो पार्ट टाइम होता है, नो डाउट, इसमें कोई नहीं कि 1 डाउन जो आता है वो लाइक ओपनर ही होता है। जाहिर है पहली गेंद पे विकेट गिर गई तो नए। अरे तौसीफ भाई सऊद शकील को ट्राई कर रहे हैं आज कामरान गुलाम की जगह, तो इन दोनों में से अब कौन बेहतर आप समझते हैं? कामरान गुलाम परफॉर्म कर पाएगा 1 डाउन, या फिर ये ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा? ये ट्राई कर लें और कुर्बान कर लें, मना कर, इन दोनों में तो हिम्मत है नहीं कि मैं मना कर दूं
कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने नंबर पे जाऊंगा। इनमें हिम्मत नहीं है, इसलिए कि बच्चे हैं, जाहिर है उनको जो कहा मौका जाएगा। चाहिए ज़रा चांस से। लेकिन सवाल ये है कि इसका हल ये है क्या? ये हल क्या हुआ है? इमाम को क्या हो गया है? शान मसूद को क्या हो गया है? तो एक आध और कोई है, क्या हो गया है इनको? क्यों नहीं ले रहे आप? क्या वजह क्या है? कोई ऐसी चीज है? अब मेरा ख्याल है इस स्टेडियम से जो है नकवी साहब फारिग हो चुके हैं, जरा कान तो खींचे इनके कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, हर चेयरमैन इन्वॉल्व होता है टीम देख के। तो आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और वक्तन फवक्तन आपसे हम आप लेते रहेंगे। वो ये सही कह रहे हैं कि टीम के अंदर अब बैटिंग ऑर्डर में भी ये मसला, फिर आपके बॉलिंग ऑर्डर में आप देखें कि स्पिनर्स को आप नहीं ला रहे हैं, 2-3 जैसे ही कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जी। तो वो एक्सपेरिमेंट की तो टाइमिंग बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसी। एनीवे, रिवर्स स्विंग की बात की है किसी शो में, आने वाले शो में जरा डिटेल में रिवर्स स्विंग की बात करेंगे और ये बताएंगे कि रिवर्स स्विंग होती क्या है और बाहर कब जाती है बॉल, अंदर कब आती है, तो ये एक अलग बिल्कुल। जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नी की। जी बिल्कुल जी। तो हम क्या कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी? ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। जी इसी तरह तो हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया यूएई से मोहम्मद आसिफ साहब ने, और वहीं पैदा हुए हैं मोहम्मद आसिफ साहब, लेकिन उनके आबा अजदाद पाकिस्तान के थे, तो हम तो उन्हें पाकिस्तानी कहेंगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिए यकीनी उनकी मोहब्बत अपनी जगह मौजूद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो पहले ये बताएं कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, अपने तासुरात, अपने ख्यालात का इजहार करें, प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपने शो पे आने के लिए। पाकिस्तान के हवाले से तासुरात ये हैं कि पाकिस्तान तो हमारी पहचान है, हमारा पासपोर्ट है, हमारी इज्जत है। हम यहाँ इमारात में रहते हैं तो हमारा ये दूसरा घर है, लेकिन हमारी पहचान, हमारी सकाफत, हमारा कल्चर जो है वो पाकिस्तान से ही है। हम वहीं से पहचाने जाते हैं, वहीं के हम रहने वाले हैं, तो वो कभी भी हम छोड़ नहीं सकते। राइट। आसिफ भाई, ये भी बताइए, आप एम्पायर रह चुके हैं, स्पोर्ट्स के शोबे से जुड़े रह चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, और क्या सोचते हैं, क्या देख रहे हैं जो अभी मैचेस भी चल रहे हैं? ये तो नहीं सोचते कि पाकिस्तान, अगर आप अंपायरिंग का मौका मिल जाता तो पाकिस्तान को जितवा देते? ऐसा हो सकता? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मगर बताइए, क्या लग रहा है, क्या लाइनअप आपको समझ आ रही है, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर? टीम इंशाल्लाह हमारी जो है वो माशाल्लाह से काफी बैलेंस हो चुकी है, और उम्मीद है कि एक बहुत ही अच्छा मुकाबला देगी हमारी टीम, क्योंकि बेनिफिट भी है हमारे काफी मैचेस में कि हमारे होम ग्राउंड पे मैचेस हैं। उसके बाद जो सेकंड लेग है जो यूएई में है, उसके अंदर भी, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जो है पाकिस्तान के लिए हमेशा लकी रहा है, और पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत दफा जो है वो बड़े बड़े मैचेस जीते हैं, हत्ता कि भारत को भी यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है वो शिकस्त दी है। जी। और अच्छा, यूएई में, हाँ जी, आप जी, भी जी। एम्पायरिंग कर चुके हैं, पाकिस्तान में भी कर चुके हैं, आप क्या लगता है कि इस वक्त जो हमारी टीम की कारकर्दगी देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या कितने एलबीडब्ल्यू होंगे और कितने कॉर्ट बिहाइंड होंगे? और क्या सोच रख रहे हैं? सबसे जो प्लस पॉइंट है हमारी टीम का इस वक्त ये है कि सब यंग लड़के हैं, टीम काफी एनर्जेटिक है, टीम जो है वो लड़ने वाली टीम है, घबरा के खेलने वाली टीम नहीं है, खुल के खेलने वाली टीम है, जो कि हमें इस टूर्नामेंट में यही चाहिए। सही। अच्छा, ये बताएं कि जो अंपायरिंग के शोबे में अभी नए नए मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं, इसमें लीग है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, जिसमें मोहम्मद हफीज के भी अपने हमने इंटरव्यूज देखे, कि ये जो एक यानी ये जो एक मेथड है डीआरएस वाला, और दीगर जो हॉटस्पॉट का मेथड है, तो आप क्या समझते हैं, होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या फिर वो अंपायर का जो एक किरदार होता है उसको वो सही तरीके से नहीं अदा कर सकता? आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अंपायर जो है वो एक इंसान है, आखिर में उसमें एरर्स आ सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी
सपोर्ट करती है तो वो बेहतर से बेहतर हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट एक गेम है और उसके अंदर जो फैसले हैं वो दोनों तरफ कभी जा सकते हैं, कभी गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की जब सपोर्ट आती है तो ये अंपायर के लिए जो है उसका बर्डन कम करती है, अंपायर का जो काम है वो कम करती है। हमारे पाकिस्तान से भी अलीमदार माशाल्लाह इतने अरसे से अंपायर रहे हैं और वो 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते थे अंपायरिंग की। तो ये बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट करे। राइट आसिफ भाई, ये भी बताइए कि जैसे आपने कहा एम्पायरिंग का शोबा आपने खुद भी उसमें हिस्सा लिया, अगर किसी को आना हो हमारी यूथ से, जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में आए ताकि वो एम्पायर बन सके? और यूएई में काफ़ी ज़्यादा है ना कि अभी क्रिकेट का यानी क्रेज़ भी आता जा रहा है, यूएई की टीम भी कोशिश करती है परफॉर्म करने की, तो कितना मौका है पाकिस्तानियों के लिए? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा शोबा बन चुका है इस टाइम पे यूएई के अंदर भी। यहाँ पे मैच फीस भी जो है काफी हद तक बेहतर मिलती है और हमारे पाकिस्तान से काफी यंग लड़के आ रहे हैं और वो डेली बेसिस के यहाँ डेली मैच होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि साल में 1 दिन या 2 दिन, यहाँ पे डेली रात को मैचेस होते हैं, तकरीबन 20 से 25 मैच डेली होते हैं यूएई में। तो उसमें हमारे 50 to 60% जो अंपायर्स हैं वो पाकिस्तान से ही हैं, जो यहाँ पे बेहतर रोजगार के लिए आए हुए हैं और वो कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ अंपायरिंग ही करते हैं और वो कोई और जॉब नहीं करते, तो इससे जो है वो एक बेहतर रोजगार मैसर होता है अंपायरिंग से। कैसे आ सकते हैं इस फील्ड में? इसके लिए आपको बेसिक एक कोर्स होता है, ठीक है, उसको 0 लेवल कहते हैं, वो पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड भी करवाता है, वो होना चाहिए आपके पास और नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आई साइड अच्छा होना चाहिए, आपको क्रिकेट के रूल्स आने चाहिए। फिर जब आप यूएई आते हो तो यूएई का क्रिकेट बोर्ड जो है वो हर साल एक कोर्स करवाता है, उस कोर्स में जो है वो अलाउ होता है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और पार्टिसिपेट करने के बाद वो फिर आपको यूएई बोर्ड भी आपको मैचेस देता है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजर भी आपको मैच देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन आपको लगता है जो टेक्निकली साउंड है? क्योंकि अंपायर इज इन अ बेटर पोजीशन टू से कि किसकी टेक्निक ज्यादा अच्छी है, कौन है ऐसा? देखिए, आज की जो क्रिकेट है उसमें टेक्निक मैटर नहीं करती है। आज जो क्रिकेट है बहुत फास्ट हो चुकी है, आज की क्रिकेट में हैंड आई कॉम्बिनेशन ज्यादा मैटर कर रहा है, टेक्निक मैटर नहीं कर रही है। तो मेरे हिसाब से हमारी टीम पे इस वक्त जो बाबर आजम है, ही इज द बेस्ट। अच्छा आसिफ भाई, ये भी बताइए, यूएई में हमने ज्यादातर तो क्रेज नॉर्मली फुटबॉल का देखा है, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अब ज्यादा क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यूएई की नेशनल टीम जो है वो फुटबॉल है और ये टीम अवेलेबल है, लेकिन पिछले 8-7 सालों में पाकिस्तानी, इंडियन और बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर को जो है डेवलप कर दिया गया है और माशाल्लाह से अभी जो इंटरनेशनल टीम में भी यहाँ से हर साल 4 से 5 हमारे पाकिस्तानी लड़के भी जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में चांस नहीं मिल पाता, यहाँ स्ट्रगल करते, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया होता है 4 साल का, आपको 4 साल यूएई में रहना चाहिए और परफॉर्मेंस दें तो आप जो है नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको सिनेरियो देता हूं, यानी जो लेग साइड की विकेट है उससे पिच हो रही है बॉल बाहर की तरफ, लेकिन बॉल टर्न हो रही है, विकेट पे लग रही है, तो ये आपकी डिसीजन उसमें क्या होगी? और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो विकेट पे लग रही है बॉल, आप क्या देंगे? क्या रूल्स को फॉलो? हाँ, यहाँ पर जो है वो आईसीसी का जो लॉ कहता है हमें वही फॉलो करना है कि लेग स्टंप के बाहर जब बॉल पिच हो गई है तो वो आउट नहीं हो सकता। हालांकि क्यों है ऐसा? देखिए ना, लेग ब्रेक अगर बॉलर है और वो लेग स्टंप के बाहर पिच करा के विकेट पे, तो ये तो डिसएडवांटेज नहीं हो गया बॉलर के लिए? देखिए, डिसएडवांटेज या एडवांटेज बाद में देखा जाता है, क्योंकि लॉ एक चीज का लॉ बना हुआ है कि आपको उस गेम को उस तरीके से खेलना है। सही बात है। और लॉ तो बाहर मुल्कों में बहुत ज्यादा फॉलो बिल्कुल ऐसे ही। मोहम्मद आसिफ, आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया अंपायरिंग के शोबे से वाबस्ता, और अभी तो क्रिकेट से जो भी वाबस्ता है उन सब की बात हो रही है और बस क्रिकेट ही हो रहा है। बिल्कुल। आईसीसी का इवेंट यूएई में, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान को सब इंडिया पाकिस्तान की, आपको पता है ना कि वो जब ऑनलाइन शुरू हुई कि जी टिकट सेल हो रही है, तो विद इन 1 आवर ऑल द टिकट्स वर सोल्ड। अच्छा, लेकिन मैं ये जो बात कर रहा था ना आसिफ भाई से, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर, टेक्निकल बात है ये कि एक लेग ब्रेक बॉलर है, ठीक है, वो राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉल कर रहा है अगर, तो उसने पिचिंग आउटसाइड द स्टंप, जैसे शेन वॉर्न ने बहुत दफा आउट किया, पिचिंग आउटसाइड द स्टंप बैट्समैन ने छोड़ भी दिया, अक्सर तो बोल्ड भी हो गया वो बैट्समैन, बिकॉज़ वन थिंग्स दैट कि वो अच्छा, अगर चलो बोल्ड नहीं हुआ वो और वो पैड पे लग गई बॉल, तो उसको आउट क्यों नहीं देगा अंपायर? अब ये रूल क्या है? ये समझ से बाहर है वैसे। अच्छा, और ये भी बात है कि क्या वहाँ पे रूल्स पीसीबी के अलग नहीं, रूल्स तो एक ही है और वही फॉलो करने पड़ते हैं, वो सही कह रहे थे, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल। जी जनाब, सो एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हम वापस आएंगे मोर न्यूज और व्यूज के साथ, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बारे में। बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती करप्शन की हम कुछ बात करते हैं। 2024 में पाकिस्तान ने करप्शन में 12 दर्जे तरक्की की है और अब दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया है। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। 2023 में पाकिस्तान 180 ममालिक में 133वें नंबर पर था। 2 दर्जे तनज़ुली के बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया है और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस जो यूनिट है, इंटेलिजेंस यूनिट भी पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया है। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96वें नंबर पर है और पाकिस्तान से 39 दर्जे बेहतर है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने, जो कि ट्रस्टी हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब ने वक्त दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर ये बताइए कि हुकूमत दावा तो करती है कि हमने मामला ठीक कर लिए हैं, लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है वो तो कुछ और ही बताती है, क्या कहेंगे आप? वो हुकूमत तो इस किस्म के दावे करती रहती है हमेशा, लेकिन बात असल में ये है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस होती नहीं, बहुत पुअर गवर्नेंस है जी। और जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना नाक़िस है कि लोगों को सज़ा भी नहीं होती। तो इसकी वजह से करप्शन जो है बढ़ती है, घटती नहीं। और जो है कि लोगों को हर एक को फैसिलिटीज़ नहीं है, वेलफेयर सोसाइटी नहीं है, तो इस वजह से जो लोग जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, यकीनन वो फिर और इस किस्म की हरकतें करेंगे, और जो बहुत पैसे वाले हैं वो फिर मौका उठाते हैं, ढूंढते हैं और ज़्यादा पैसे बनाते हैं। तो अब ये इसी वजह से आप देखें कि 29 था पिछले पहले साल में, अब 27 हो गया हमारा नंबर। ये बहुत ही बुरी हालत है। और सबसे जो अफसोस की बात यह है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उसमें हम बहुत ही नीचे गिर गए हैं और उसकी वजह से, यानी इसके मतलब कि प्राइवेट एंटरप्राइज में करप्शन बेइंतहा बढ़ गई है, कम होने की बजाय बहुत बढ़ गई है जी। तो ये सब चीजें सामने आपके। और इदारा जाती करप्शन की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर एग्जीक्यूटिव अदलिया और लेजिस्लेटिव करप्शन इंडेक्स जो है वो भी, उसमें भी वो भी बढ़ी है। तो एक तो प्राइवेट सेक्टर हो गया और ये गवर्नमेंट के इदारे हो गए। यहाँ पर क्या वजूहात है? वैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नहीं है, और अदलिया की भी जहाँ बात हो तो इस पर थोड़ी सी बात कीजिए। देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ पर यकीनन आपने NAB रखा हुआ है, अकाउंटेबिलिटी बोर्ड बनाया हुआ है, और वो उसका काम ये है कि चेक करे इन चीज़ों को, ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर की वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन उसमें भी इतनी करप्शन है कि वो वहाँ पे भी मुसीबत होती है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, हर एक समझता है कि अपना फ़ायदा देखें, और अगर उनको सज़ा मिल जाए, अगर कोई आदमी गलत काम करे उसको सज़ा फ़ौरन मिल जाए फौरी तौर पर, तो फिर ये चीज़ें कम हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको मालूम है कोर्ट केसेस जो हैं 10-10 साल चलते हैं, नैब के केसेस भी 5-6 साल से पहले तय नहीं होते, और प्रोसिक्यूशन भी ज़ाहिर सामने ही है सबके, प्रोसिक्यूशन भी हमारी कोई स्ट्रांग नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ममालिक जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। चाइना की भी हम अगर मिसाल देखें और दीगर ममालिक की भी जहाँ जमहूरियत भी है वहाँ भी ऐसा ही है, अकाउंटेबिलिटी है। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, परसेप्शन ये है कि करप्शन तो होनी है और करप्शन अगर हो रही है तो उसको रेगुलराइज किया जाए, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, क्या ये प्रॉब्लम है हमारी? जी बिल्कुल। ये यहाँ पे ये होता है, हर एक आदमी समझता है जब कोई काम कराना होता है खासतौर से गवर्नमेंट से, तो वो ढूंढता है अपने सोर्सेज। अगर सोर्सेज नहीं मिलते तो फिर वो कहता है भाई किसी को खा पिला करके मामला तय कर दो। इनकम टैक्स में जितने घपले होते हैं, वो किसी पे अगर क्लेम आ जाए इनकम टैक्स का तो वो फिर वहाँ पे भी पैसे दे दिला के मामला तय कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक आदमी तैयार होता है पैसे ले करके काम करने के लिए। तो अब इसमें एक ऑनेस्टी का लेवल बहुत कम है, दूसरे ये कि उसकी लोगों की सजा नहीं होती, जिससे आपने कहा जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अब देखिए सिंगापुर है वो टॉप पर है, और सिंगापुर भी ईस्टर्न मुल्क है, हमारे इसी रीजन का मुल्क है, लेकिन देखिए वहाँ पे करप्शन है ही नहीं, बहुत ही खत्म है, बिल्कुल है ही नहीं तरह से। तो अब ये इसी वजह से कि वहाँ पे निज़ाम बहुत सख्त है, सजाएं बहुत सख्त हैं, जुडिशल सिस्टम बहुत सख्त है, और किसी की माफी नहीं। तो जब तक ये ना हो तब तक निज़ाम सही नहीं हो सकता।
सर, was there a time when पाकिस्तान की करप्शन बहुत अच्छे मतलब नंबर पे चली गई थी, और वो क्यों हुआ था कि करप्शन कम हो रही थी और पाकिस्तान तरक्की कर रहा था? Was there any time like that in Pakistan? देखिए, उसमें हमारा दूसरी बात ये कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, हर एक डेमोक्रेसी में ये होता है, तो वो जो पॉलिटिकल सिस्टम इतना नाकिस है कि एक तो इलेक्शंस जो होते हैं हमारे यहाँ कभी फेयर नहीं होते, तो वो फिर गलत आदमी हुकूमत में आ जाते हैं। फिर जब वो गलत आदमी हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अगर इलेक्शन सही हो और उसके बाद इलेक्शन के बाद सही जो आदमी डिजर्व करते हैं वो आए पावर में, तो फिर काम बेहतर हो सकता है, क्योंकि फिर उनको जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो वो ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत नाजुक है। पॉलिटिकल से अच्छा, मुझे बताएं, आपने प्राइवेट सेक्टर की भी बात की और यहाँ भी करप्शन बढ़ी है, तो ये कैसे है? ये तो एक समझे यानी पब्लिक सेक्टर यानी हुकूमत के साथ आप हुकूमत भी ये कह रही है 1 विंडो ऑपरेशन आ रहा है, हम प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आकर इन्वेस्ट करें, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होगी, प्रोसेस सही होगा, जो किक बैक्स कमीशन है वो खत्म होंगे, तो ये भी समझे मिलजुल के ही काम हो रहा है और हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के साथ। देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा, वो उनका जो एम होता है कि वो सब ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस देना चाहते हैं, और इसकी वजह से उनको फिर जो गवर्नमेंट के अदारों के साथ जो डीलिंग होती है उनकी, क्योंकि हर एक प्राइवेट सेक्टर की डीलिंग होती है, तो फिर जब वो डीलिंग उनकी होती है तो उसमें फिर वो देखते हैं कि किसको पैसे दे दिला के अपना काम जल्दी से करवा लें, सही करवा लें, और इस तरह से करप्शन और बढ़ती है। तो यही हो रहा है हमारे प्राइवेट सेक्टर। वही कमीशंस और किकबैक्स का सिलसिला जारी है। तो वही बात है सर कि जब तक लॉ इन्फोर्समेंट नहीं होगी और लॉ से लोग डरेंगे नहीं और उसकी सजाएं अकॉर्डिंगली नहीं मिलेंगी, तब तक ये बेहतर नहीं हो सकती इंडेक्स। और सजाएं भी जल्दी मिलें, ये नहीं कि एक आपने केस किया और वो 10 साल के बाद फैसला हुआ, तो उससे क्या फायदा हुआ? जी, सही है। तो यानी आप ये समझते हैं कि बुनियादी रिफॉर्म्स की जरूरत है और इसके लिए अभी भी हम देख रहे हैं, हम इसके लिए कोई अमली तौर पर इकदाम नहीं करें। अगर कर रहे होते तो ये इंडेक्स ये ना बताता हमें, ना होता। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताइए क्या इस रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे भी कोई जोर पड़ेगा, और इंटरनेशनली भी जो इन्वेस्टर्स आना का सोच रहे हैं की वजह से? देखिए, इससे ये इस रिपोर्ट के बाद लोगों का एतमाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो और भी कम हो जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में और पाकिस्तान की स्टेट गवर्नेंस में। तो उनका एतमाद अगर कम हो जाएगा तो इन्वेस्टर्स भी नहीं आएंगे यहाँ पर, और ख़ास तौर से जब हमारे जो इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, आम तौर से वो आते हैं तो हर एक के डिस्प्यूट्स होते हैं। जब भी कोई आता है यहाँ पर डिस्प्यूट्स तो होते ही हैं। जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है कि आर्बिट्रेशन से फैसला होगा, लेकिन आर्बिट्रेशन में जल्दी फैसले होने के बजाय यहाँ आर्बिट्रेशन भी 10-10 साल चलते हैं, और उसके बाद फिर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में फिर 10 साल चलते हैं। तो फिर लोगों को एतमाद बिल्कुल खो गया है। लोग जी ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जस्टिस शायक उस्मानी साहब, आपने हमें वक्त दिया और बिल्कुल सही वो कह रहे थे। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड, लेकिन इसके दूसरे इट्स द अदर वे राउंड, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता रहे और प्रोसिक्यूशन भी स्ट्रांग हो तो फिर आप एतमाद लोगों का बढ़ेगा। बिल्कुल। जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, दिस इज आवर टाइम चेक फॉर कॉफी एंड टी। नाजरीन, पॉलिटिक्स पे जरा रोशनी डालते हैं। पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे और पॉलिटिक्स के साथ साथ कुछ अदालती मामलात की भी हम बात करेंगे, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या ये कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं मजीद मामलात, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की हमने बात की है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात की है, तो इसमें यही एक इसका क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि हमारे यहाँ प्रोसेस बहुत स्लो है, अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है और जब अदालती मामलात की बात आती है तो इसमें भी केसेस बड़े लिंगर ऑन होते हैं। तो अब जबकि 26वीं आईनी तरमीम आ गई है तो इसमें अभी तक इख्तियारात से मुताल्लिक ही नहीं पता चल पा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन से मामलात देखेगा या कौन से मामलात दीगर जो रेगुलर बेंच है वो देखेगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, वहाँ खत किताबत चल रही है, इस पर रिस्पॉन्ड भी किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये सारे मामलात हैं, और इसके बाद हम फिर सियासी मामलात की भी बात होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले अदालती मामलात की बात करते हैं। आबिद जुबैरी साहब ने
हमें ज्वाइन किया, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर पहले ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए, ये 26वीं आईनी तरमीम रिफॉर्म्स के लिए लाई गई थी, लेकिन अभी हर गुजरते दिन के साथ जो हम देख रहे हैं मजीद पेचीदा मामलात होते जा रहे हैं और इसका हल अभी नजर नहीं आ रहा है कुछ। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात है, मैं आपसे अदब से आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि ये कहा गया कि रिफॉर्म, आपने कहा रिफॉर्म के लिए लाई की, इस्लाह के लिए लाई गई थी। मैं समझता हूँ 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी अदालतों को अपने ताबे करने के लिए, और यही सारा झगड़ा पड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, आपका जो बेसिक उसूल होता है कि आज़ादी जो होती है आपकी अदालत की, वो गारंटीड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो मुख्तलिफ सतून है रियासत के, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, बिल्कुल ट्राइकोटमी ऑफ पावर जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर वो डिवीजन उसका होता है। इस डिवीजन को बिल्कुल खत्म करके रख दिया गया है इस 26वीं आईनी तरमीम को। और ये देखिए, 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज भी हुई है, उस पर नोटिस हुए हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आएगा कि ये इसकी लीगल स्टेटस क्या है, कि आज़ादी अदालत की सल्ब कर ली गई है इस आईनी तरमीम के तहत, तो उस वक्त तक ये मामले इसी तरह चलेंगे। देखिए, ये झगड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना के, क्योंकि दोनों कोर्ट्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में भी जुडिशल कमीशन में अपनी मेजॉरिटी कर ली, एग्जेक्टिव ने, पार्लियामेंट्री ने, बार काउंसिल्स उनके साथ मिली हैं, बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स जो उसके हिस्सा होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं। तो ये सारा एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट ने अपनी मेजॉरिटी करके जजेस को माइनॉरिटी में कर दिया, और अपने हिसाब से जो अपनी मनपसंद जो वो समझते हैं कि जजेस उनके हक में, क्योंकि ज्यादातर केसेस उन्हीं के खिलाफ होते हैं, कि वो अपनी मर्जी के जजेस से उसका फैसला करा लें। तो कहाँ गई आपकी आज़ादी, कहाँ गई आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कहाँ गई आपकी सेपरेशन ऑफ पावर? तो ये सारा इशू जो है, ये सारा झगड़ा पड़ा हुआ है। मेन इसमें जो मैं समझता हूँ जो बुराई है सारी इसकी, जो आज़ाद आपकी अदलिया खत्म हो गई है, वो है ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, चीफ जस्टिस ने साफियों से कल गुफ्तगू की और उन्होंने ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो जो खतूत का मामला चल रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब से मुताल्लिक, तो उन्होंने कहा कि भाई सिस्टम को आप चलने दें, इस निज़ाम को चलने दें, आप इसी तरह बेहतरी आएगी। तो क्या मतलब है, अगर ऐसे चलने दिया जाए तो फिर तो मजीद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल खराब होती जा रही है। देखिए, अदब के साथ मैं थोड़ा चीफ जस्टिस साहब की बात से थोड़ा सा अदब के साथ इख्तिलाफ करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सिस्टम को यही तो है कि ये सिस्टम चल नहीं रहा, ये सिस्टम चल नहीं सकता, क्योंकि आपकी जहां अगर बेसिक उसकी आपकी आज़ादी खत्म कर दी गई है अदालत की, और आप देखिए जो एक तरीका कार एक आर्टिकल 175A के तहत दिया हुआ था कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो चीफ जस्टिस होंगे, उसको बदल दिया गया और अपनी आपने एक जूनियर जज को उन 3 में से सेलेक्ट करके एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया, जबकि सब कॉम्पिटेंट लोग हैं और ये इवेंचुअली इनको चीफ जस्टिस बनना ही था, ये फिर भी चीफ जस्टिस बन जाते। तो लेकिन ये क्योंकि अब उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया है, तो और 2 सीनियर जज, अब 2 सीनियर जजेस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी जो आप जुडिशल कमीशन की मीटिंग है उसको मौखर कर दें उस वक्त तक जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता। इसमें उन 2 जजेस ने और 2 जज और थे, 4 जजों ने खत लिखा था उनको कि ये आप इसको मौखर करें। उन्होंने मौखर नहीं किया, उन्होंने बॉयकॉट किया, आई थिंक पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बॉयकॉट किया, और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट्स हो गई। हाई कोर्ट में भी देखिए अपॉइंटमेंट्स हो गई, लेकिन वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं एडिशनल जजेस। अच्छा, हाई कोर्ट के मामले को आप कैसे देखते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तैनातियां हुई हैं, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो पूरी को देखिए 6 जजों ने वहां इशू उठाया हुआ था कि जी उनके काम में इंटरफेरेंस होती है, वो पेंडिंग था मामला उधर पे। तो अब देखिए बाहर से लाके जजेस को वहां अपॉइंट करा तो कह रहे हैं आर्टिकल 200 के तहत हमने किया है और आइन के मुताबिक किया है, इसमें कौन सी ऐसी गैर आईनी हमने नहीं, आइन के मुताबिक जरूर किया, लेकिन उसका मकसद क्या था? देखिए आइन के मुताबिक आप ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, एक जज को दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। आर्टिकल 200 इसमें क्लियर है कि उसमें उस जज की मर्जी हो, चीफ जस्टिस की, और सदर मुमलिकत उसमें उसको ट्रांसफर कर दें। लेकिन वहां जो मसला हुआ है कि वो चीफ जस्टिस इनकी एलिवेशन हो गई, उन्होंने वो जो 15 नंबर के एक जज लाहौर से आए तो उनको सीनियरिटी दे दी, और जाते जाते इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो थी इन जजों की कि ये आपने सीनियरिटी गलत दी, उसको भी डिसमिस कर दिया परसों। तो आप देखिए कि वहां एक जूनियर जज, क्योंकि मकसद था, देखिए ये नहीं होता कि कानून, लेकिन उसका मकसद किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहां जो सीनियर जज थे उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाना था, या 3 जजों, क्योंकि अब उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के एक जज एडवाइजर जज साहब को ला के वहां बनाया और उनको सीनियरिटी दी, उनको सीनियर प्यूनी जज बनाया। अब उनको
जो सुनने में आ रहा है कि उन्हीं को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा ताकि जस्टिस। तो ये कोर्ट पैकिंग आप कह रहे हैं या फिर ये वो कह रहे हैं आप लाइक माइंडेड कोर्ट पैकिंग हर तरफ चल रही है, हाई कोर्ट्स में भी और हर तरफ से कोर्ट पैकिंग हो रही है, जहाँ के अपनी मर्जी के जजेस आके अपनी मर्जी के फैसले करा दिए जाए। और इसमें सब शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, सब इसमें एग्री कर लिया है कि जुडिशरी को बिल्कुल अपने और अपनी मर्जी के फैसले, ताकि उनके खिलाफ फैसले ना हो सके। तो ये अब देखिए आपकी सबसे ज्यादा लिटिगेशन जो पिटिशंस होती हैं वो सरकार के खिलाफ होती हैं और उनकी पॉलिसीज, उनके ऑर्डर्स या कोई कानून साजी उसके खिलाफ हो। तो आपने ये इंश्योर कर रहे हैं कि जी वो जो आप ही के खिलाफ जो केसेस होंगे उसका फैसला आप ही के मर्जी के जज सुने ताकि आपके हक में फैसला आ जाए। सर ये भी बताइए, चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सहाफियों से मुलाकात, बानी पीटीआई का खत मिलने की तस्दीक कर दी है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए सबसे बड़े अफसोस की बात तो मुझे लगे कि हम लोग एक न्यूक्लियर, एक एटमी ताकत है और एक IMF का वक्त आता है जिसका काम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का केस है, पैसे देना या न देना। वैसे ही हम उनसे भीख मांगते रहते हैं हर वक्त। आप देखिए वो आके हमें हमारा चेक करने आ रहे हैं हमारा जुडिशल सिस्टम कैसा है, क्या यहाँ आजाद अदलिया है या नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि हमारी कहाँ गई हमारी ये देखिए ना, मतलब कि मैं समझता हूँ कि ये हमारे एक डूब मरने का मुकाम है कि एक IMF का एक वक्त आके अच्छा, आबिद साहब एक और चीज मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह ने कल बड़ा एक बयान दिया है जिस पर जो तवज्जो तलब बयान है, उन्होंने कहा कि 2 जजेस का कॉन्डक्ट ऐसा है कुछ मामलात में कि उनके खिलाफ रेफरेंस आ सकता है। और देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट अगर इसका वो देखें, पीछे बैकग्राउंड देखें तो इससे पहले 2 जजेस के साथ हो चुका है, आप बेहतर बताएंगे। तो क्या हुकूमत में हलकों में ये सोचा जा रहा है इस बारे में कुछ? देखिए उनका तो मकसद ही यही है ना कि जितने आजाद जज हैं उनको फारिग कर दो। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं और वो इसमें शामिल हैं। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पे भी वोट किया होगा उसके हक में। तो नेचुरली वो जो जजेस चाहते हैं तो उनका तो अब मतलब यही है कि उनको फारिग कर दो, सारी आजाद अदलिया को दबा लो, जो आपके आजाद जज रह जाए उनको फारिग कर दो। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हो रहा है, यही सुप्रीम कोर्ट के साथ ये करेंगे जी। तो सर जब ये ऑपोजिशन में जाएंगे तो क्या होगा? और ये तो बड़ी अच्छी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जब ये ऑपोजिशन में जाएंगे तो यही जज जो इनको आज समझ रहे हैं ये कि इनके अपॉइंटेड जज हैं वही इनके खिलाफ फैसला कर रहे होंगे। आप देख लीजिए कोई मेरिट पे जो जज आता है ईमानदारी पे और अच्छे पे, वो आइन और कानून और इंसाफ से फैसला करता है। लेकिन जो जज किसी को देखें, जो वक्त बदलता है और वक्त बदलेगा क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता, जब ये हटेंगे या वक्त बदलेगा तो यही जज जो ये समझ रहे हैं जो इनके साथ होंगे ये इनके खिलाफ फैसला कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आबिद जुबैरी साहब, आपने हमें वक्त ना तज्जिया भी पेश किया और आइन से मुताल्लिक भी हमें बताया। देखें वो जो उन्होंने बात की है ना ट्राइकोटमी ऑफ पावर की, ट्रांसग्रेस करना किसी की भी डोमेन में, अगर ये ऐसा होगा तो फिर कैसे आप मुझे बताएं कि एक सिस्टम चल पाएगा और स्ट्रेंथन होंगे जमहूरियत के पिलर्स? ये तो नहीं हो पाएगा, कुछ नजर नहीं आ रहा। और सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक हमने ले लिया, अब ब्रेक के बाद हम फिर पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, देयर इज गोइंग टू बी अ फायरी टॉपिक राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, अब जरा पॉलिटिकल सरगर्मियों पे नजर डालते हैं। सियासत की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से जलसों का सिलसिला शुरू किया है और स्वाबी में जलसा उन्होंने किया है। इसके साथ साथ PTI की हिकमत अमली क्या होगी इस पर भी हमने बात करनी है। तो हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने, रहनुमा PTI है और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। ऐसे ही थे शौकत यूसुफ, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? शौकत साहब थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइए, स्वाबी में जलसा हुआ लेकिन उसका जो आउटकम है वो कैसा रहा? वाज इट नॉट एज एक्सपेक्टेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जलसा करना का मकसद जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, एक तो अवेयरनेस होती है, मोबिलाइज होती है पार्टी, वर्कर चार्ज होते हैं और वो सारी चीज़ें हम हासिल कर लिए हैं हमने। वर्कर चार्ज है, उसी तरह जज्बा है जो 26 नवंबर से पहले था और जो हुकूमत कहती थी कि अब लोग नहीं निकलेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उससे ज़्यादा लोग निकले। और इस दफ़ा हमने थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज की थी कि कोई गाड़ी फराहम नहीं करेगा, कोई MPA MNA या कोई पार्टी के अंदर जो फंडिंग होती है कि जी आप गाड़ियाँ कर दें, वो सारी चीज़ें इस दफ़ा नहीं की थी।
Changes ताकि लाए थे। हम देख सकें कि वर्कर खुद निकलता है नहीं निकलता। तो इस दफा जो जलसा हुआ है, आप यकीन करें कि जो जलसा आपने देखा है उससे ज्यादा लोग बाहर थे, सड़कों के ऊपर थे, क्योंकि जगह नहीं थी। राइट। लेकिन तो जो आपको लोगों- जिसको आप अपनी हिकमत अमली कह रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने फैसिलिटेट नहीं किया जानबूझकर, वो जो तंजीमी कमेटी है उस तरह मुतारिक नहीं हुई। नहीं, गलत बात है। अली अमीन गंडापुर साहब का जो है अपने हल्के से बहुत बड़ा जुलूस आया है, और ये देखिए प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर साहब एक ही पेज के ऊपर हैं। दोनों जो है वो इमरान खान के इत्तेमाद के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं। एक हुकूमत के ऊपर मेहनत कर रहा है, दूसरी पार्टी के ऊपर, दोनों को मतलब एक फुल टाइम वो मिला हुआ है उनको चांस। तो ये बिल्कुल ये एक तरफा प्रोपेगेंडा चल रहा है। यहाँ पे दोनों एक साथ हैं, वहाँ पे टीवी के ऊपर हम आके देखते तो बड़े हैरत होती है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा, मतलब उसका क्या मकसद हो सकता है वो तो आपको भी पता है। जो पूरी गवर्नमेंट जो है इस बात के ऊपर लगी हुई है कि जी जुनैद अकबर अलग है और अली अमीन गंडापुर अलग है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। आपको पता है ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये आपस में नहीं चल सकते थे और एक ही सूबे में, तो फिर इमरान खान इस तरह के फैसले फिर नहीं करता। ऐसी बात है नहीं। सूबा और पार्टी, ये हुकूमत और पार्टी एक ही, तो पार्टी की तो हुकूमत है, जाहिर बात है। तो ये कैसे हो सकता है कि चीफ अच्छा, एग्जीक्यूटिव अलग आपको हो? ये कैसा लगा, थोड़ा सा इसमें कोई पेशरफ्त हुई है, कोई बेहतरी की उम्मीद? कल जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस की IMF वफद से, फिर चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बानी पीटीआई का ख़त उनको मिला और ख़त के मदरजात यही हैं कि उनके साथ ज़्यादती नाइंसाफ़ी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अब इसके बारे में वो यानी कंसिडर कर रहे हैं इसको, कि इसको देखा जाएगा कि क्या ये जो बातें की जा रही हैं बानी पीटीआई की तरफ से इनमें कोई हकीकत है भी नहीं। तो आपके लिए कोई पेशरफ्त है, अच्छी पेशरफ्त है ये? देखिए, ये जो जजेस की इंडक्शन हुई है ना, उससे तो बिल्कुल मायूसी हुई है अदालती निज़ाम से। और लेकिन जाहिर है कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। जो आला अदलिया है उससे तो बड़ी एक्सपेक्टेशन है आवाम की, क्योंकि जिस मुल्क की अदलिया ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ पे मुल्क ही तबाह हो जाता है और वहाँ माशरा भी टूट फूट का शिकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद रख सकते हैं हम कि गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ में समझता हूँ कि हम कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम अदालतों के ऊपर एतमाद ना करें, क्योंकि बाकी सिस्टम जो है रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, और जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है उस पर सारे इदारे खामोश हैं, कोई एक इदारे की बात नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस साहब अगर ये कह रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जो उन्होंने जिस तरीके से ये नए जजों के इंडक्शन किए उसमें बड़े सवालात उठते हैं। और क्योंकि जब 26वें आईनी तरमीम का अभी फैसला हुआ नहीं है और उससे पहले उन जजेस का आना, ये थोड़ा सा वो प्रोसेस को मशकूक बना देता है। अच्छा यूसुफ साहब, ये भी बताइए कि कोई तीसरा खत भी लिखे जा रहा है बानी पीटीआई की तरफ से, कोई लिखने जा रहे हैं वो? जी, ये मीडिया के ऊपर हमने भी सुना है और कि जी तीसरा खत आ रहा है। देखिए, खत लिखने का मकसद जो है ना, ये एक किस्म की याददाश्त या दहानी है जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है मुल्क के साथ। एक बंदा जो मुल्क के लिए दर्द रखता है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है और करना भी चाहिए जी। वो उन्होंने कोई एनआरओ नहीं मांगा है अपने लिए। उन्होंने जो बातें की हैं वो मुल्क के हवाले से की हैं कि मुल्क जो है वो इदारे जो है वो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। तो अगर कहीं से कोई गलती हो रही है तो उसको ठीक किया जा सकता है। और उसमें क्या गलत बात की है? जो 6 नुकात इमरान खान ने शुरू में दिए थे उसमें क्या गलत बात थी? अगर आपको किसी को पसंद नहीं है तो ना हो, लेकिन कंसिडर करना, उसको और वो इसी बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं बार बार। अच्छा सर, ये भी बताइए कि बिफोर द इलेक्शंस, द यूएस इलेक्शंस, हम लोग ये भी सुन रहे थे कि जी ट्रम्प के आने से काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वो उस तरह नज़र नहीं आया। क्या लगता है आपको कि जो एक ये कार्ड ही था, ट्रम्प कार्ड जिसे कहेंगे, तो वो उस बात में तब्दील नहीं हुआ? देखिए, इसका प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट ने किया था। हमारे किसी भी ऑफिशियल, आप देखें, पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की थी कि ट्रम्प आएगा और हमें उससे कोई उम्मीदें हैं। आप देखें, जितने भी हमारी लीडरशिप की, सब ने इस चीज को डिनाई किया था, क्योंकि हमें इनसे उम्मीद नहीं है, उम्मीद हमें अल्लाह से है। अब बाकी ट्रम्प जो है वो
अमेरिका का सदर है और जाहिर है उनके अपने मफादात होते हैं पाकिस्तान अमेरिका के, वो मफादात के ऊपर चलते हैं। तो अब उनकी क्या पॉलिसी होगी क्या नहीं होगी ये आने वाला वक्त ये हमारी इल्यूजन अच्छा, ग्रैंड अलायंस से मुताल्लिक कोई पेशरफ्त, कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल, ग्रैंड अलायंस के हवाले से काफी पेशरफ्त है और जो जो चीजें डिस्कस हो रही हैं डेफिनेटली देखें, हमारे और जेयूआई के दरमियान एक अरसे से तसादम की सूरत हाल रही थी और काफी खलीज रहा है दोनों पार्टियों के अंदर और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो इस पे थोड़ी सी बातचीत हो रही है। बाकी पार्टियां तो इकट्ठी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जेयूआई के जो इश्यूज हैं वो भी जल्द हल हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका जो उनकी तोपें वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी हैं, तो उसमें बातचीत हो सकती है। अच्छा, आपके जो केपीके के सदर हैं उन्होंने ये भी क्या बयान दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर हुकूमत के साथ मिलकर खेला गया आपके रहनुमाओं की तरफ से? आपके जो सदर हैं केपीके के नए, उन्होंने क्या ये बयान दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर जो आपके उस वक्त लीडर्स थे जो लीड कर रहे थे पीटीआई को, उन्होंने हुकूमत का साथ दिया है और गिरफ्तारियां भी ऐसी फेक सी हुई हैं ताकि बचा जा सके और बाद में आके बयान दें कि हमारे साथ तो ये हो गया, हमें उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया? जुनैद अकबर ने कहा। जी जी जी, ये यानी इस तरह की इत्तलात है, आप इसको कंफर्म करेंगे? उनका ये बयान है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि जुनैद अकबर साहब कल पेशावर में थे, उन्होंने बातचीत की, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई। मुझे बताएं, मौलाना साहब कोई राब्ते का किरदार भी अदा कर सकते हैं आपके लिए हुकूमत के साथ? कोई मिडल मैन, यानी कोई? देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना साहब हमारे लिए राब्ते का किरदार क्यों अदा करेंगे? मौलाना खुद हुकूमत के खिलाफ है, वो खुद हुकूमत की तख्ता दराम करने की कंफर्म है आपको कि हुकूमत के खिलाफ है वो? बिल्कुल है, वो देखें सर मुलाकातें तो जारी है। देखिए, ये सारा जो मैदान सजाया था, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये मैदान ये तो नहीं सजाया था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो जाएंगे, जरदारी साहब सदर बन जाएंगे और वो उनको आउट कर देंगे, इसलिए तो नहीं बनाया था उन्होंने। वो तो हम इस बात को समझ गए हैं कि इन्होंने उनको इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ जो उनका वो है, एक नुक्ते पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, वो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो। वैसे किसी मामले में रुकावट नहीं डाली है मौलाना साहब ने अभी तक हुकूमत की, ये आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि कोई ऐसी रुकावट उन्होंने डाली नहीं, बल्कि स्मूथ सेलिंग के लिए थोड़ा सा फैसिलिटेट ही किया है। ये आपकी बात दुरुस्त है, उनकी सियासत ऐसी है, वो पता नहीं चलने देते हैं कि वो इस तरफ है या उस तरफ है। ये उनका बड़ापन है और ये उनकी मतमली है। लेकिन ये कि जब वो फैसला कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से फिर पता चल जाएगा फैसला कब करेंगे वो। थोड़े बहुत तो सही है, हमसे भी थोड़ा सा ऑल वेटिंग सर। सही है, वो आपके लिए तशवीश का है, जाहिर है आपके लिए वो कहते हैं ना कि एक दूसरे को देख रहे हैं हमसे भी, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी रही है। हमारा शेर बैठा हुआ है ना, उससे कभी कभार हिस्ट्री ऐसी रही है, ऐसा बयान दे देता है कि जिसकी वजह से उनको। वैसे एक बात है शौकत साहब, वैसे कि अगर मौलाना साहब आपके साथ हो जाते हैं होल हार्टेडली, बिल्कुल, तो देखिए ये एक तासुर भी बन जाएगा कि मौलाना जिस तरफ उस तरफ की हवा चलती है, ये होता रहा है ना। तो नहीं, इलेक्शन देखें, इलेक्शन प्रोसेस अलग चीज है, आपको पता नहीं, इलेक्शन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना जिस तरफ अपना वेटेज डाल देते हैं, जिस पलड़े में वजन डालते हैं, तो इससे ये अंदाजा होता है कि इस तरफ की हवा अभी चलने वाली है। तो अगर आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं तो अ साइ ऑफ रिलीफ फॉर यू। ये देखें, ये दाग तो उनको खुद ही खत्म कर लेना चाहिए ना कि वो किस उसके इंतजार में रहते हैं। तो ये चीज तो उनको अब देखिए, स्ट्रीट पावर उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास है, बाकी किसी के पास इस वक्त स्ट्रीट पावर नहीं है, न इन लोगों के लिए कोई निकलता है। आप इस हुकूमत को गिरा दें, एक बंदा भी नहीं निकलेगा इस हुकूमत के लिए, इसलिए कि इन्होंने शहबाज शरीफ के कोई 1.5 साल 2 साल पहले भी गुजरे। फिर अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, कोई ऑपोजिशन इस पर लाएमल बना रही है पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी? बिल्कुल, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का जो आया है, ये देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 2024 में बिल्कुल करप्शन का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा चला गया है और पाकिस्तान इस वक्त पता नहीं कौन से नंबर पे आ गया है, 146 में, 135 नहीं 126 का बताया मेरे ख्याल से सर। यानी करप्शन बढ़ी है, बिल्कुल ऐसे वो हमने दिखाया, पूरा डेटा हमारे पास था, हमने अभी इससे पहले सेगमेंट भी किया है वो। जी जी,
जी जी। तो अगर ये देखें ना, अगर ये सूरत हाल है मुल्क में, तो फिर कैसे दावे हो सकते हैं कि मईशत ठीक हो गई? भाई एक तरफ करप्शन हो रही है, दूसरी तरफ पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, और आप कह रहे हैं मईशत ठीक हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो कर्जा लिया जा रहा है उस कर्जे में भी करप्शन हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। देखे ना आप, 27,000 अरब का कर्जा जो लिया है इन्होंने हमारी हुकूमत के आने के बाद, हमारी हुकूमत के जाने के बाद, अप्रैल 2022 से लेके अब तक ये 27,000 अरब का कर्जा इन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया? इन्होंने क्या किया इस मुल्क के अंदर? ये तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मसला भी है ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी वो समझ नहीं आता है उसके चेयरमैन क्या किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त देखिए, दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, वॉचडॉग होता है, ऑपोजिशन लीडर उसका सरबराह होता है, वो देखता है कि क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, किसमें कितना, किस हेड में कितना पैसा जा रहा है। तो बस ये सारा सिस्टम ही बहुत ज्यादा है, कम बैक्स कम है। नाजरीन, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद यही सारी चीजों पे और मजीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारे साथ कमिश्नर कराची होंगे, और कमिश्नर कराची का होना बहुत ही इसकी अहमियत है, क्योंकि अब रमजान भी आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल का मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, डंपर्स वाला, ट्रैफिक वाला जो मामला है, बिल्कुल, तो ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करते हैं कराची की। जी बिल्कुल, उरूसुल बिलाद कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसके मसाइल बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। जिस भी बारे में बात की जाए वहाँ एक यानी मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स है। तो जनाब, ऐसे कराची में एक शख्सियत जिसके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है इस वक्त, प्राइस कंट्रोल के मामलात हों वो देखना है, गिरा फरोशी हो रही है, होर्डिंग्स के मामलात हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का, इंक्रोचमेंट के मामलात हैं। तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उनके कंधों पर हैं, और वही शख्सियत आज हमारे शो का हिस्सा है। कौन है जी? हम वेलकम करेंगे सैयद हसन नकवी साहब, कमिश्नर कराची को। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो रमज़ान आने वाला है, क्या इक़दामात कर रही है गवर्नमेंट के महंगाई में इजाफा ना हो, जो प्राइस बढ़ जाती हैं रमज़ानों में वो कम रहें, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है, और मेरे ख्याल में महंगाई की भी आमद है। नॉर्मली हमारे यहाँ कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट हो जाता है रमज़ान में, और बेसिकली सारी जो प्राइस एस्केलेशन है वो डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। राइट। तो डिमांड्स बहुत बढ़ जाती हैं, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट हो जाते हैं। सब्ज़ी, फ्रूट, दालें, एवरीथिंग इज़ बीइंग कंज्यूम्ड मोर। तो हमारा डेफिनेटली रमज़ान में काफ़ी एम्फेसिस होता है कि हम प्राइसेस को कंट्रोल में रखें, और उसमें जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन होती है, जो मिडल मैन की इंटरवेंशन होती है, उसको हम कंट्रोल में रखें। तो उसके लिए नॉर्मली जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो मैजिस्ट्रेट्स के ज़रिए हम मोबिलाइज़ करते हैं, और जुर्माने बहुत किए जाते हैं, इंस्पेक्शंस बहुत सारी की जाती हैं, दुकानें बहुत सारी सील होती हैं। सब्ज़ी मंडी में नॉर्मली कहा यह जाता है, अब जब भी आप सब्ज़ी और फ्रूट लेने के लिए जाएं, कि जी पीछे से बिल्कुल पीछे कौन है वो पता नहीं। अब वो पीछे जाहिर है कि वो एग्रीकल्चरिस्ट भी है, उसके होलसेलर्स भी हैं, उसके अंदर मुझे लगता है बीच में कोई है, पीछे आगे नहीं, बीच में कोई है। जी हमेशा बीच में कोई होता है। तो जी आड़ती और बीच में माशाखोर होते हैं, जो इनकी पार्लेंस में कहा जाता है। तो हमने उनके बहुत सारों के लाइसेंसेस कैंसिल भी किए हैं, सब्ज़ी मंडी की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, वहाँ पे जुर्माने किए गए हैं। और एक बड़ा छोटा सा एक एलिमेंट है जो कि बड़ा रोल प्ले करता है, वो प्रिंटिंग ऑफ प्राइस लिस्ट। जी हमने कोशिश ये की है कि उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, करें कि आवेज़ा की जाए हर जगह। जी हर जगह आवेज़ा उसी वक्त की जाएगी जब उसकी अवेलेबिलिटी होगी। जाहिर है कि एक रिटेलर, दुकानदार, उसको जब तक उसके डोर स्टेप्स के ऊपर वो प्रिंटेड प्राइस लिस्ट नहीं मिलेगी, वो कैसे आवेज़ा करेगा, कैसे पेश करेगा। तो हमने कोशिश ये की है कि उसकी सर्कुलेशन को हम मैक्सिमाइज़ करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है।
वो सर सर्कुलेशन। अच्छा एक सेकंड सर, अगर आवाम की आसानी के लिए कोई ऐसी कंप्लेन नंबर है कि वो अगर मैं जाऊं एक एरिया में सब्जी खरीदने वो अलग प्राइस बता रहे हैं और किसी और एरिया में अलग प्राइस बता रहे हैं, तो मैं कहाँ ये कंसर्न अपना लेके जा सकती हूँ? कमिश्नर ऑफिस के नंबर्स हर वक्त अवेलेबल हैं और हमारा एक कंप्लेंट पोर्टल भी है जो कि एक्टिव रहता है, उसके ऊपर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते पोर्टल हैं। क्या है थोड़ा सा बताएं ताकि हम भी जी वो इस कमिश्नर कराची पोर्टल के नाम से है, वो आपको मिल जाएगा सर्च करने से। और अच्छा एक और चीज़ मुझे बताइएगा, ये जो होर्डिंग्स का जो मामला है, ये भी रमज़ान आते हैं या कोई भी इवेंट आता है, पहले ही चीनी आटा फिर जो दालें हैं या इस तरह की चीज़ें, इनकी होर्डिंग होती है और उसके बाद एक नेक्सस बनता है और उसकी प्राइस हाइक हो जाती है। इसको कैसे आप? जी बिल्कुल, और आपको इस पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। उसमें ऑल एजेंसीज आर ऑन बोर्ड और तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर और होर्डिंग के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होता हुआ आपको नज़र आएगा। जी, और अभी तेल की कीमतें भी सुनने में आ रहा है क्योंकि वो तो वहाँ सप्लाई बंद हो गई है और सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के एम्बेट से बाहर होती हैं। उसमें ऑयल की प्राइसेस वो कहीं और से फिक्स हो रही होती हैं और हम उसको सिर्फ अडॉप्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी प्राइस को मार्केट में हम प्रिवेल करवाएं। सर एक और बहुत मतलब संगीन मसला है, संगीन, वाकई संगीन है ये, रमज़ान में तो संगीन तरीन हो जाता है। बिल्कुल इंक्रोचमेंट्स का है। बहुत सारी चीज़ें इन ऑर्डर नहीं है जिसकी वजह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट ट्रैफिक पे भी पड़ता है और फिर मज़ीद ट्रैफिक के जो आजकल डंपर्स की मसाइल हैं वो ये कहते हैं कि जी रोड सही नहीं है, जगह नहीं है चलने वाले के लिए, तो इसका क्या हल हो सकता है सर? और एक टाइम देखा था हमने कि उस पे काम हो रहा था। देखिए ये दो अलग अलग मसले हैं। एक तो डंपर्स का एक सेपरेट इशू है और सॉफ्ट इंक्रोचमेंट या आपको बाज़ारों में तजावुज़ात नज़र आती हैं, वो एक अलग इशू है। नाउ देयर इज़ एन इकनॉमिक एस्पेक्ट टू इट एंड देयर इज़ अ ह्यूमन एस्पेक्ट टू इट। हम अपने तौर पे डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश ये करती है कि थॉरोफेयर्स को हम क्लियर रखें, ट्रैफिक पैसेजेस क्लियर हैं, लेकिन वी कैन नॉट 100% एलिमिनेट ऑल दीज सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, क्योंकि हमारे पास जो मीडियम है उसके खिलाफ एक्शन लेने का वो मैजिस्ट्रेट्स के सॉफ्ट इंक्रोचमेंट यानी टेम्परेरी जो जी जिसमें ठेले पथारे लगते हैं। जाहिर है कि अगर आप उसको हटाते भी हैं तो वो थोड़ी देर बाद वापस रीइमर्ज हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं और लग जाते हैं। फिर वो चुंगी का सिलसिला भी ज़ाहिर चलता है, वो तो है। वो जाहिर है कि हमारा एक गवर्नेंस का जो पैटर्न है उसमें बहुत सारे गैप्स हैं जो कि प्लग करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टिल हमारी एक ऑनगोइंग एफर्ट है। और अगर मैं आपको नंबर्स दूं तो पिछले सिर्फ एक महीने के अंदर तकरीबन कोई 3000 के करीब एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं। 3000 इज़ नो लेस अ नंबर, लेकिन उसके बावजूद वो रीइमर्ज हो जाती हैं और वापस आ जाती हैं। तो अब इट इज़ एन ऑनगोइंग स्ट्रगल। अगर ये स्ट्रगल ना की जाए तो शायद इंक्रोचमेंट और ये जो आपको ठेले पथारे लगे हुए नज़र आते हैं वो इनका नंबर कहीं ज़्यादा और आपको नज़र ही नहीं आती। जी बिल्कुल, बहुत सी जगह ऐसी हैं, बिल्कुल बहुत सारी जगह ऐसी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंटिन्यूसली ट्राइंग टू कीप थॉरोफेयर्स एंड पैसेजेस ओपन। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रोड्स का बड़ा बुरा हाल है, वैसे बन तो रहा है और पैच वर्क भी हो रहा है बहुत सी जगहों पे, लेकिन जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर ये एल ब्लॉक और इसके अंदर जो सारी सूरत है एच ब्लॉक है, तो यहाँ खुदी हुई हैं रोडें और उसके बाद वो बन नहीं रही हैं, जिसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक के मसाइल। और सर जब बनती हैं तो फिर किसी और को याद आता के मामला देख लें आप कि वो वायर नहीं डली, पानी की लाइन नहीं डली। जी बिल्कुल, अभी एक रीसेंट इशू भी हुआ है कि वन ऑफ द सिविक एजेंसी हैज़ डग अप मैनी रोड्स इन कराची। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चरल इशू भी है कि कराची में देयर आर 25 टाउन्स और हर टीएमसी ने अपनी मर्ज़ी से और अपनी दानिश में उन्होंने डिसीजन लेके रोड कटिंग की इजाज़त दे दी है। आर्बिट्रेरी एक्शन चल रहे हैं, यानी कि आई कांट कॉल इट आर्बिट्रेरी, क्योंकि लॉ उनको ज़रूर परमिट करता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी डिलीजेंस बेहतर हो जाती तो शायद सूरत हाल इतनी ख़राब ना होती। बट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसकी चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसकी कॉग्निजेंस ली है और उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है। विल डिवाइज अ स्ट्रेटजी कि नाउ ऑनवर्ड्स इस किस्म की मैसिव किस्म की रोड कटिंग, रोड डिगिंग ना हो और वो किसी सेंट्रलाइज तरीके से परमिट हो के
اس کے بعد ہی اس کی اجازت ملے. بہرحال روڈ کٹنگ کی اجازت دینی پڑتی ہے کیونکہ کئی جگہ پہ آپ کو ایمرجنسی ذرا ایک میں اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال کو آپ نے کرپشن چارجز پر معطل کیا ہے, تو یعنی کرپشن اب ایک ایشو خیر کرپشن کی تو بن گیا ہے اور اس کو سیریسلی دیکھا جا رہا ہے, یہ ایک خوشائند بات ہے. رپورٹ بھی آئی ہے, انڈیکس ٹرانسپیرنسی انڈیکس رپورٹ میں ہمارا بہت برا نمبر ہے. جی بالکل. یہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے یہ کس جی اب تو آئی ایم ایف بھی ان ایشوز پہ آ کے بات کرتا ہے, صحیح ہے. تو اٹ از این ایشو اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. دس از ناٹ دا اونلی انسیڈنٹ وچ ہیز بین رپورٹڈ ہیئر. اس سے پہلے بھی ریپیٹڈلی ہم نے کئی سسپینشنز کی ہیں. ابھی اگر آپ چیک کر لیں تو تقریباً کوئی ایک ہفتہ پہلے پولیو میں لیک آف پرفارمنس پہ ہم نے کوئی 11 پٹواری 11 ٹپے دار بھی سسپینڈ کیے تھے. اس سے پہلے ہم بہت سارا منسٹریل اسٹاف سسپینڈ کرتے رہے. 3-4 مہینے پہلے ہم نے کچھ مختار کار اور اسسٹنٹ کمشنر ان کی سروسز سرنڈر بھی کی تھی. سر بٹ کوئی چیک اینڈ بیلنس, کوئی انکوائری, دس از دا چیک کہ whenever an incident is reported we take immediate action اور اس پہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ٹالرنس. ذمہ داروں کا تعین ٹھیک ہے ہو گیا, ہم کرتے ہیں سزا تک پہنچانے میں پروسیکیوشن کا کردار ہے اور پھر بڑے ایک چیزیں پروسیکیوشن آلریڈی اپنی مسئلوں میں. This particular case as well as many other cases there have been proper inquiries اور I personally have referred many cases to anti-corruption. Anti-corruption کو بہت سارے cases ریفر کیے گئے اور there is a procedure to it, وہ ظاہر ہے فالو ہوگا اور جن کے خلاف یہ رپورٹ ہوئی ہے. اچھا سر, ہم ڈمپرز کے بہت زیادہ مسئلے چل رہے ہیں, بہت ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, روڈ ٹریفک قوانین کو فالو نہیں کیا جا رہا. ڈمپرز ایسوسیشن کے جب بھی وہ صاحب آتے ہیں 10 سیگمنٹ تو ہم کر چکے ہیں اس سلسلے میں, لیکن وہ ان کی وہ نظر نہیں آ رہی کہ سر اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو. وہ کوارڈینیشن میں نہیں آنا چاہ رہا ہے, وہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ دیٹس اے سیپریٹ اینٹی. دیکھیں آپ ایک ڈمپر ڈرائیور کی سچویشن کو بھی دیکھیں کہ ہی از سٹنگ ایٹ اے ہائی پوائنٹ جہاں سے اس کو شاید موٹر سائیکلسٹ نظر نہیں آتا, بٹ نیور دی لیس ہی شوڈ بی پراپرلی ٹرینڈ. اس کی وہیکل کی انسپیکشن پراپرلی ہوئی ہونی چاہیے, اس کا اپنا میڈیکل فٹنس وہ پراپرلی ہوا ہونا چاہیے. تو شاید یہ اسپیکٹس تھوڑے سے اس کے اوپر نظرداری کم رہی ہے, لیکن ریپیٹڈلی جب یہ اتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو اس پہ چیف سیکرٹری صاحب نے اس میں سب کو بلایا تھا اور اس کے بعد ہی ہیز آرڈرڈ فیو تھنگس, جس میں ایک تو ریگولیشن کو زیادہ اسٹرینجنٹ کیا گیا ہے. موٹر وہیکل انسپیکشن کا جو اسٹاف ہے انہوں نے روڈز کے اوپر چیکنگ بڑی اسٹرینجنٹ کر دی ہے. ٹائمنگز بھی آپ نے کہے تھے, ٹائمنگز کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. پولیس کا اس میں کردار آ جاتا ہے نا. جی ڈیفینیٹلی دے آر نیسیسری پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ, اور یہ 2-3 اسٹیپس ہیں میرے خیال میں آپ کو اس سے ایک ڈیفینیٹ امپرومنٹ نظر آئے گی. یعنی اب ایسے حادثات کم ہو جائیں گے. اچھا سر, چیمپئنز ٹرافی کراچی میں بہت بڑا ہمارا ایک یہ ایونٹ ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کی ہے اور گورنمنٹ نے؟ دیکھیں اس میں ہم کرکٹ بورڈ کے ساتھ انگیج تھے اور بیفور اسٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ انہوں نے اپروچ بھی کیا تھا. اس میں نیشنل اسٹیڈیم کی سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایشوز تھے, سیوریج کے ایشوز تھے, گاربیج کے ایشوز تھے, روڈ ٹریفک مینجمنٹ کے ایشوز تھے. تو وی ہیڈ سیٹ ڈاؤن اینڈ ابھی آپ کی انفیکٹ جو میجر ایونٹ ہے وہ 19th آنورڈز آنے والا ہے. تو اس میں جو میجر ایشو تھا وہ ٹریفک مینجمنٹ کا تھا, پارکنگ کے ایشوز تھے. سو وی ہیو ڈیسائیڈڈ آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ اور ہوپ فلی اٹ ول گو ویری اسموتھلی. رائٹ. اچھا پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں بھی, کیونکہ دیکھیں کراچی میں تو جتنے بھی روزگار کی تلاش میں لوگ آتے ہیں اور کراچی کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک ہر مشکل سوال ہم آپ کے اوپر پھینک رہے ہیں آج. 7-8 کروڑ کی آبادی ہو جائے گی اور شہر بڑھتا جا رہا ہے بغیر کسی ماسٹر پلان کے. انفیکٹ ہائٹ میں بڑھ رہا ہے, سیویج سسٹم نہیں ہے, پانی کی دیکھیں کتنی کمی ہے. اس کی وجہ سے بھی گزشتہ دنوں کتنے واقعات ہوئے کہ ہائیڈرنٹ پر لوگوں نے اٹیک کر دیا جا کر. کیا کیا سوال کیا جائے آپ سے, مجھے بتایا. پاپولیشن تو ڈیفینیٹلی صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, میرے خیال میں پورے کنٹری کا مسئلہ ہے. ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ میں پرسنلی اس ایشو کو ٹاپ آف دا لسٹ ریٹ کرتا ہوں. میرے خیال میں وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ ویری سیریسلی, اور صرف یہ پروونس کا ایشو نہیں ہے, یہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایشو ہے اور رورل ایریاز کا بھی ایشو ہے. ایوری ویئر ہر جگہ پہ ہمیں, اور اس میں ہمیں ریلیجس لیڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا,
कम से कम उनकी तरफ से कुछ अगर लोगों को प्रोपगेट किया जाए तो उसमें काफ़ी बेहतरी है। अच्छा सर, कहीं हम 3 केसेस पे पहुंच गए थे नहीं, वो पोलियो मैं के। जरा सा ये जो हम कह रहे हैं कि शहर जो बढ़ रहा है जिस तरीके से, उस पर भी कोई तवज्जो दी जा रही है या नहीं? लोगों को यूटिलिटीज़ भी देनी है? अनफॉर्चुनेटली कराची का जो मास्टर प्लान है वो जब बना था तो वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लान था, इट वाज नॉट अ डिटेल्ड मास्टर प्लान। सो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनिशिएटिव लिया है और वो डिटेल्ड मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। उसमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा, उसमें जोनिंग को और उसमें आपकी लैंड यूटिलाइजेशन को, लैंड यूज़ को डिफ़ाइन किया जाएगा, ट्रैफिक इश्यूज़ को डिफ़ाइन किया जाएगा। सो वी विल हैव अ मास्टर प्लान इन नियर फ्यूचर, तो कम से कम ये इशू एड्रेस हो जाएगा। सर, अगर कंपेयर किया जाए लाहौर को कराची से तो लगता है पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा लाहौर, क्योंकि ग्रीनरी है, क्लीन है। सर कराची कब होगा? हम तरस गए हैं। Green ग्रीन belts क्यों नहीं नहीं है है, आप सर? देखें ना। डीएचए में आप जाएं तो मैं जिधर बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ वहाँ सारे दरख्त काट दिए। नाउ देयर इज नो, दुनिया दरख्त लगा रही है, हम दरख्त काट रहे हैं। सर उस पे कोई देखें क्लाइमेट चेंज हालांकि सबसे बड़ा मसला बिल्कुल। दुनिया का है, और इस पर तो हुकूमतें बन रही हैं और वोट मिल रहे हैं लोगों को। बहुत सारी जगहों पे इवन डीएचए में भी जो दरख्त काटे जाते हैं मोस्टली कॉर्नो कॉर्पस को काटा जाता है। बिल्कुल ऐसे। कॉर्नो कॉर्पस इज़ अ स्पीशी विच इज़ डेंजरस और वो एडवाइजेबल नहीं है। वाटर लेवल वो वाटर ले लेती और भी उसके अलावा वैसे, उसके बट issues सर हैं। ये किस तो दौर में लगे थे वो? अपना 2002 के बाद जी। वाला जो दौर था और वो मेयर कराची वाला दौर था। लेकिन उन्होंने अब लगाए वो थे। लगने के बाद उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी टॉल हो गए हैं और They're वो not good for the दे आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो उनको काटना तो मेरे ख्याल में बिल्कुल जेन्युइन है और उसमें केएमसी ने कई जगहों पे और उनको सर पुराने eliminate भी दरख्त किया। भी कट रहे हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के पास। पुराने दरख्त देखें, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिविक एजेंसी उसको देख काटना रही है। चाहती। नहीं, काटना कोई भी सिविक एजेंसी नहीं चाहती अनटिल एंडलेस कहीं पे किसी का कोई बहुत ही मेलिशियस किस्म का डिज़ाइन हो। एक आध जगह पे हुआ भी है जी। जिसमें फिर फॉरेन एक्शन भी लिया गया और एफआईआर्स भी दर्ज दर्ज की की गई। गई। बट मोस्टली सिविक एजेंसीज दे ट्राई टू टेक केयर ऑफ ओल्ड ट्रीज अनटिल एंडलेस उनकी अपनी सेहत इतनी कमज़ोर हो जाए कि हो गया। वैसे कमिश्नर साहब, बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमें आपकी लिमिटेशंस भी पता है। कुछ इलाके कराची के ऐसे हैं कि जहां आपका इख्तियार ज़रा कम ही है, लेकिन जिनका इख्तियार है कोई काम शाम वहाँ पर नहीं उस तरह हो हो नहीं रहा। खैर वो एक और फसाना है नहीं, जो बयान नहीं किया जा सकता। आई थिंक देर आर नो गो एरियाज इन। नहीं, नो गो एरियाज की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इख्तियारात आपके ज़रा वहाँ अच्छा। महदूद हो जाते हैं। देखें, उसमें बहस ये है कि every office has its own limitation. We all work in our own sphere. कैपेसिटी। हाँ। और हम अपने एक डोमेन के अंदर रहकर काम करने की कोशिश करते हैं। हर इदारे का, हर ऑफिस का अपना एक मैंडेट है, तो वी ट्राई टू वर्क विद इन अवर सही बात मैंडेट। है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही जवाब दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोकल बॉडीज के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है और वो सिस्टम हम वैसे इस्टेब्लिश हुआ है जैसा होना चाहिए था, और बड़ी फायदा हो जाता है लोकल बॉडीज अगर मुतारिक हो तो। हमारा जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है उसमें ट्रांजिशन कई दफ़ा हुई है, बहुत दफ़ा ट्रांजिशन हुई है। और अब जो लेटेस्ट लोकल बॉडीज़ का मॉडल है उसमें और वर्ल्ड ओवर और पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी, पिंडी में भी आउटसोर्सिंग मॉडल इज़ मोर पॉपुलर। लाइक अब हमने एजेंसीज़ बना दी हैं, अथॉरिटीज़ बना दी हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है विच इज़ एन इंडिपेंडेंट बोर्ड। आप पहले डीएमसीज़ और केएमसी और जेडएमसी के मॉडल के से ज़्यादा फैमिलियर थे। नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ सपोज टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज सॉलिड वेस्ट इशूज़। सिमिलरली वाटर इशूज़ के लिए, सीवरेज इशूज़ के लिए देयर इज़ अ कॉरपोरेशन, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन। यू आर फैमिलियर विद द वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। बिल्कुल। सो दीज आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस बॉडीज़ जिन्होंने आज़ादी के साथ और कंपनी मोड में अपना काम करना है। सो लोकल बॉडीज़ का जो मॉडल है इट इज़ बीइंग शिफ्टेड टू अ न्यूअर मॉडल। ट्रांजिशनल फेज है। सो अब उसको अडेप्ट करने में जाहिर है कि थोड़ा सा टाइम लगता है और उस सिस्टम फिर को सियासी जमातों का टकराव भी तो ज़ाहिर नहीं होने देता ना, ये हकीकत है। अच्छा, मुझे एक और सवाल रमज़ान पे दोबारा आते हैं। बचत बाजार की अगर हम बात करें तो वो कहाँ लग रहे हैं, और आपका कमिश्नर ऑफिस इस बारे में लोगों को कोई रिलीफ देने का सोच रहा है? क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स तो भी देखिए, बचत बाज़ार मेरे हिसाब से तो कई जगहों पे नहीं होने चाहिए, लेकिन उनकी लाइसेंसिंग इतनी फ्रीली की गई है
کہ دے ہیو بیکم اے نیوسنس, اور بہت ساری ایجنسیز نے اس کی, اینڈ آل ایجنسیز آر دیئر ٹو ایشو لائسنسز ٹو بچت بازار. تو وی ہیو ریسنٹلی اسٹارٹیڈ اسکریننگ دا لسٹ آف دوز بچت بازار. اٹ may take maybe 2 weeks more, اور اس کے بعد وی ول probably close down many of the بچت بازار. رائٹ. تو پھر کیسے دیٹ از گوئنگ ٹو, اس سے آپ کو جو ٹریفک مینجمنٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے میں آسانی ہوگی, ہماری ٹریفک نیوسنس کم ہوگی, ٹریفک کے جو بلاکیڈز ہوتے ہیں. لیکن رمضان میں تو اس طرح کی چیزیں رمضان میں تھوڑا سا تو لوگوں کے لیے لوگوں کو فائدہ بھی مند ہو جاتی ہیں. فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دیکھیں آپ کے چند بازار ہوں لیکن وہ ایفیشینٹ بازار ہوں. تو اگر آپ کو پتہ ہو آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ جی کلفٹن میں کوئی بازار لگا ہوا ہے جو کہ زیادہ ایفیشینٹ ہے, زیادہ پاپولر ہے, تو آپ تھوڑا سا ٹریول کر کے وہاں جا کے اپنی شاپنگ بھی کر لیں گے. لیکن آپ کے ڈور اسٹیپ پہ لگا ہوا ہو کہ جاؤ جا کے وہ لے آنا, یہ چیزیں یہ تو مسئلہ پل کے اس اچھا طرح سر, اگر ہم بات کریں, کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے کراچی میں, اینڈ ڈیو ٹو وچ ڈمپرز بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں آنا پڑتا ہے, کنسٹرکشن اتنی ہو رہی ہے. اور پھر پارکنگ کا جو ایشو ہے, وہ بلڈنگز کانکریٹ جنگل تو بن رہی ہے بٹ ان کی کوئی پارکنگ کا مینجمنٹ نہیں ہے. نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پلاننگ کا ایشو ہے, اور ہماری جو بلڈنگ کے پلانرز ہیں اور جو بلڈنگ کے ریگولیٹرز ہیں ان کو ہم نے ریپیٹڈلی کہا ہے کہ ایز اے فرسٹ آپ جتنی بیسمنٹ پارکنگز ہیں ان کو اوپن کروا دیں. ہم نے ریسنٹلی پچھلے 3 مہینے میں کوئی 40-45 کے قریب بیسمنٹ پارکنگز اوپن کروائی ہیں مختلف جگہوں پہ, جہاں پہ پارکنگ کو میک شفٹ گوڈاؤن کے طور پہ یا آفیسز کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا, ان کو بھی اوپن کرایا. Now you would be surprised to listen کہ ایک جگہ پہ طارق روڈ پہ ایک بلڈنگ میں بیسمنٹ پارکنگ has been converted into a mosque, اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا. تو ایک جگہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہ. اچھا پارکنگ مافیا کی میری بات, پارکنگ مافیا کی بات بہت ضروری ہے. یہ کیا اس کے لیے لوگوں کو یعنی کیا پلان آپ نے بنایا ہے؟ ہر جگہ جہاں آپ بائک اپنی کھڑی کریں, گاڑی کھڑی کریں, وہ لے لیتے ہیں 50 روپے. پتہ نہیں وہ ٹوکن بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, گورنمنٹ کو مل رہا نہیں مل رہا, سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ کیا کہیں گے لوگوں کو, کیا نہیں دیں, منع کر دیں کہ ہم نہیں دینا؟ دیکھیں اٹ از ویری ایزی کہ آپ ون گو میں ساری پارکنگز ایلیمینیٹ کر دیں. آپ کہیں کہ دس از نو پارکنگ, آپ موٹر سائیکلسٹ یہاں پہ پارکنگ نہیں کریں گے, یا آپ اگر آئی چندری گڑھ روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ اس کو پارکنگ فری ڈکلیئر کر دیں. لیکن وہ جائیں گے کہاں؟ الٹیمیٹلی انہوں نے دے ہیو ٹو پارک سم ویئر. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کی ڈیفائنڈ پارکنگ ہو, ٹھیک ہے, اور ان پارکنگ پہ جو ویلڈ چارج ہے صرف اور صرف وہی ریسیو کیا جا رہا ہو. ابھی کے ایم سی نے اناؤنس کیا ہے پرابلی 30th جون آنورڈس دے ول فری آل دیئر چارج پارکنگ. کوئی 45 کے قریب ان کی پارکنگز ہیں, موسٹلی صدر میں بھی ہیں, تو وہ فری پارکنگ میں کنورٹ ہو جائیں گی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ووڈ ایکسپیکٹ اینڈ آئی ووڈ آلسو ریکویسٹ, میرے خیال میں فارمل ریکویسٹ میئر صاحب بھی تمام ٹی ایم سی سے کریں گے, ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سے کریں گے, کہ وہ بھی اپنی پارکنگ کو فری کر دیں, یا ایٹ لیسٹ اس کے ریٹس ریوائز کر کے ڈاؤن ورڈ کر دیں. تو ہوپ فلی یہ پارکنگ کا ایشو کچھ. سر پارکنگ سے پارکس بھی یاد آئے مجھے, یاد آ گیا. کراچی کے پارکس جو ہے اس میں مٹی ہوتی ہے اور جو اسٹرے ہے وہ ہوتے ہیں اینیملز, وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. سر ہمارے بچے کب کھیلیں گے؟ آئی تھنک دیر از اے ویری ایزی سولوشن ٹو دس, لیکن اس میں ہمارے جو آڑے آتی ہے چیز, جو رکاوٹ بنتی ہے, وہ لیگل ایشوز ہیں. اس میں نارملی کورٹ کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ پارکس میں کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. ویئر دیر از نو کمرشل اینگل اور دیر از نو مانیٹری اینگل, پرائیویٹ انویسٹمنٹ اس میں آنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ جو آپ کو بہت ہائی ٹیک قسم کی, پرفیکٹ قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, دیٹ کمز ایٹ اے کاسٹ. تو وہ ایک ہچ جب تک ایڈریس نہیں ہو جاتی. بھائی سوالات تو اتنے ہیں, سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن ایریاز میں پارکس ہیں ان ایریا کے لوگ وہ پارک سنبھالیں, اس کو مینٹین کریں, کیونکہ بہت سارے نیبرہڈز میں لوگ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں خیر سر یہ بڑے مسائل ہیں, بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا, بڑی پیشنٹلی آپ نے بہت سوالوں کے جوابات دیے. These are genuine questions, اور ظاہر ہے کہ ابھی آپ کو تھوڑی زحمت ہم
आगे मजीद भी देंगे। देंगे क्योंकि रमजान आ रहे most हैं, तो चीजों पे चेक एंड बैलेंस के लिए जरूर बहुत सैयद शुक्रिया हसन आपने नकवी हमारा। Thank you very साहब, much, आपका जी। बहुत 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 शुक्रिया जनाब। इधर हमारे शो का वक्त खत्म होता है। आई होप आपको भी वो कुछ सवाल जो आपके जहनों में चलते हैं कराची से जो रिलेटेड रह गए हैं वो हमें बताइएगा, वो हमें आने जरूर आप वाले- बताइएगा, हम फिर सर को तंग करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए। फीडबैक अपना देते रहिएगा। फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नए न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज।